हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। रेहान को पार्टी में देखकर सभी लोग हैरान रह गए और सोचने लगी कि जरूर सिया भी उनके साथ आ गई होगी। पर जब सिया वहां पर नहीं आई तो उसके बहुत सारे फैन मायूस हो गए। वहीं दूसरी तरफ रेहान जब उस भीड़भाड़ वाले इलाके से दूसरी तरफ जा रहा था, तब उसे एक जानी पहचानी अपने कानों में सुनाई दी। जैसे जैसे वो आवाज आ रही थी, रेहान को उस आवाज से एक लगाव सा महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह इस आवाज को जानता है। तभी उससे रहा नहीं गया और वह कंफर्म करने के लिए उस भीड़ को हटाकर जैसे ही उस आवाज की दिशा में गया तो उसने देखा कि वहां पड़ोसी की कंपनी में काम करने वाली कियारा पूरी तरह नशे में धुत होकर किसी लड़के को अपने से दूर हटने के लिए कह रही है। वह लड़का जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर जा रहा है और उसके साथ बदतमीजी करने की उसकी कोशिश कर रहा है। यह सब कुछ देखकर रेहान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने उस लड़के को जोर से पंच मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गया। जैसे ही उस लड़के के बाकी साथी रेहान को मारने के लिए आगे आए तो अचानक से अमन उन सब के सामने आ गया और उन सबको चेतावनी देते हुए गुस्से से चिल्लाकर बोला, अगर किसी ने रेहान की तरफ एक कदम भी उठाया तो वह अपने आप को जिंदा नहीं पाएगा। अमन की यह बात सुनकर सभी लोग समझ गए कि हो ना हो रेहान बहुत बड़ा आदमी है और यह सोचकर वह सब लोग वापस वहां से भाग गए। वहीं रेहान को कियारा की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। उसने कियारा को फिक्र करते हुए पर्दाख हुए कहा, अगर मैं यहां पर नहीं आता तो पता नहीं ये लोग तुम्हारे साथ क्या करते। रेहान की आवाज सुनकर कियारा ने नशे में ही उससे कहा, मुझे माफ कर दो रेहान, मैंने फिर से तुम्हें परेशान कर दिया। रेहान ने कियारा की बात पर ध्यान नहीं दिया और उससे कहा, पहले मैं तुम्हें वापस होटल लेकर जाता हूं, बाकी बात हम बाद में करेंगे। इतना कहकर रेहान ने कियारा को अपनी बाहों में उठा लिया और वहां से बाहर की तरफ चला गया। अमन भी रेहान के पीछे पीछे बाहर की तरफ चला गया और उससे पूछने लगा, मिस्टर रेहान क्या हुआ? यह सब कुछ क्या चल रहा है? रेहान ने बिना अमन की तरफ देखे ही उसे कहा, मेरी क्रू के लोग आपके साथ आज नहीं खेल पाएंगे, आज आप लोग खुद ही खेल लीजिए, मुझे अभी होटल वापस जाना होगा। रेहान की बात सुनकर अमन ने उससे और कोई बहस नहीं की और उसकी हमें हाँ मिला दी। ओके, ऑलराइट देन। अमन समझ गया था कि इस सिचुएशन में कुछ भी कहना सही नहीं होगा, इसीलिए वह एकदम चुप था। जब उसने देखा कि अभी भी सभी लोग उन्हीं को देख रहे हैं तो उसने तुरंत थोड़ी तेज आवाज में कहा, क्या देख रहे हो? यहां पर अगर तुम लोगों ने फिर से इधर देखा तो मैं तुम लोगों की आंखें बाहर निकाल लूंगा। आज अमन बहुत ज्यादा गुस्से में था। अमन की बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए और उन लोगों ने रेहान को जाने के लिए जगह दे दी। दूसरी तरफ होटल में वापस आने के बाद रेहान ने कियारा को उसके रूम में छोड़ दिया और मैगी को इंस्ट्रक्शन दिए कि वह तुरंत किसी को ढूंढे और कियारा के लिए सुख बनवाए। रेहान के इंस्ट्रक्शन मिलते ही मैगी तुरंत वहां से चली गई। मैगी के जाने के बाद रेहान ने कियारा की तरफ देखा, जो बेड के ऊपर लेटी हुई थी। कियारा को देखकर रेहान को उसके लिए थोड़ा डर लग रहा था और उसे थोड़ा लकी भी महसूस हो रहा था। अगर आज अचानक से रेहान का मन उस बीच पर जाने का नहीं होता तो शायद आज कियारा के साथ पता नहीं वह लोग क्या करते। वैसे भी यहां आने वाले ज्यादातर लोग बेहद बिगड़े हुए और अमीर ज़ादे थे, जो लड़कियों को खिलौना समझते थे। किस्मत से अगर देखा जाए तो रेहान हमेशा कियारा की उस वक्त मदद करता था जब वह सबसे ज्यादा बड़ी मुसीबत में होती थी। वैसे यह बात सोचकर रेहान को काफी सेफ और अच्छी फीलिंग आ रही थी। तभी रेहान के कानों में एक हल्की सी धीमी आवाज पड़ी, रेहान, क्या तुम सिया को पसंद करते हो? यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि कियारा की थी, जो अभी भी नशे में थी पर धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। जैसे ही कियारा ने यह सवाल पूछा, रेहान ने उसे सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, क्या तुम यह सब कुछ क्यों पूछ रही हो? कियारा ने थोड़ा दुखी होते हुए रेहान से कहा, मुझे बस जानना है, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो? कियारा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं और वह कभी भी रोना शुरू कर सकती है। रेहान ने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने आप को शांत करते हुए कियारा के सवाल का जवाब दिया, मैं इस बारे में कैसे कह सकता हूं? हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ 2 दिनों से जानते हैं। बात अभी तक इस हद तक पहुंची ही नहीं है कि वह मुझे पसंद है या नहीं, और सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता कि मैं उसे पसंद करता हूं या नहीं। रेहान की बात सुनकर कियारा ने उससे फिर पूछा, तो फिर तुमने इतना कहकर कियारा एकदम चुप हो गई।
उसकी बात अधूरी थी, पर रेहान को समझ आ गया था कि वह क्या कहना चाहती है। तभी रेहान ने खुद से उससे कहा, उस दिन मैं बहुत ज्यादा नशे में था और कुछ ज्यादा ही आवेग में आ गया था, पर इस वक्त मैं खुद बहुत परेशान हूं। कियारा वैसे तो नशे में थी, पर फिर भी सब कुछ समझ सकती थी, जैसे बाकी दिन समझती है। जब उसने देखा कि रेहान खुद बहुत ज्यादा परेशान है, तो उसने इस बारे में बेबाए में और ज्यादा रेहान से कुछ नहीं पूछा। रेहान ने बात बदलते हुए कियारा से पूछा, तुम उस पार्टी में क्यों आई थी? तुम जानती हो ना वह किस तरह की जगह है, और ऊपर से तुमने इतनी ज्यादा पी रखी थी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम खुद लोगों को मौका दे रही थी अपना फायदा उठाने का? रेहान की बात सुनकर कियारा ने हैरान होते हुए उसे कहा, मैं उस वक्त बहुत ज्यादा परेशान थी और मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। सच कहूं तो मैं भी इतना ज्यादा नहीं पीना चाहती थी, पर जब मैंने पीना शुरू किया तो मुझसे कंट्रोल नहीं किया गया और मैंने बहुत ज्यादा पी ली। रेहान को पता था कि कियारा क्यों इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही है। रेहान को हमेशा पता होता था कि कियारा कब क्या सोचती है। जब भी फीलिंग्स की बात आती थी तो रेहान हर बार बेवकूफ बन जाता था। पहले ही वह इतनी सारी लड़कियों के बीच बहरा हुआ है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह कैसे इन सब से बाहर निकले। तभी सिया उसकी जिंदगी में आ गई है, जो और ज्यादा टेंशन उसके लिए क्रिएट कर रही थी। जब कियारा ने रेहान को गहरी सोच में डूबा हुआ देखा तो खड़ी होकर बैठ गई और उसकी आंखों की तनी हुई बोहों को स्मूथ करते हुए उससे बोली, इस बात को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। मैं तुम्हें पसंद करती हूं, शाशा भी तुम्हें पसंद करती है और मैगी भी, पर हम तुम पर दबाव नहीं बना रहे हैं कि तुम हम में से किसी को पसंद करो। भगवान को जो मंजूर है उसे होने दो, समझे? कुछ रेहान ने भी कियारा की बात से सहमत होते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, नेचर को जो डिसाइड है उसे होने दो। रेहान ने अपने दिल में सोचा कि इस वक्त उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है और ना ही वह इस बारे में इस वक्त अच्छे से सोच सकता है। शायद उसे अब सब कुछ वक्त पर छोड़ देना चाहिए और चीजों को अपने आप धीरे धीरे सही होने देना चाहिए। अगर इस बारे में बात करें तो रेहान अपने पास्ट में कभी भी किसी भी चीज से नहीं भागा था, पर आज पहली बार था जब रेहान सोच रहा था कि अगर उसके पास कोई चॉइस हो तो वह डेफिनेटली सभी लड़कियों को जाने देगा, क्योंकि वह खुद के लिए एक अच्छी लड़की के लिए बात तक इंतजार कर सकता है। उसी वक्त मैगी सूप लेकर अंदर कमरे में आए और जब उसने कियारा को पर बैठे हुए रेहान का हाथ पकड़े हुए देखा तो एकदम से हैरान हो गई। जब रेहान ने मैगी की तरफ देखा तो वह सारी सिचुएशन समझ गया और उसने मैगी से कहा, मैगी, आज रात तुम कियारा के साथ इसी के कमरे में रुक जाओ और इसका ख्याल रखो, मैं वापस अपने कमरे में जाता हूं और थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। मैगी ने अपना सिर हिलाते हुए रेहान से कहा, ओके रेहान। रेहान ने कियारा की तरफ देखा और उससे कहा, अब यहां आराम करो और प्लीज कोई और रायता मत फैलाना। रेहान की बात सुनकर कियारा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। जब वापस अपने कमरे में आया तब तक सिया सोई नहीं थी। जब रेहान ने उसे जगा हुआ देखा तो उसके दिमाग में तुरंत एक इमेज क्रिएट हो गई कि कैसे सिया का भी उससे रिश्ता है, और यह सोचकर ही रेहान बहुत घबरा गया। रेहान ने सिया से खुद ही बात चलाकर पूछा, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? तुम एक सुपरस्टार हो, इसीलिए तुम काफी बिजी रहती होगी, है ना? रेहान की बात सुनकर सिया ने हमें अपना सिर हिला दिया और उससे कहा, मैं अक्सर बहुत ज्यादा बिजी रहती हूं, वैसे तुम्हारे पास लेट तक बहुत टाइम रहता है क्या? सिया का सवाल रेहान को बहुत ही अटपटा लगा और उसे समझ नहीं आया कि सिया क्या पूछना चाह रही है। क्यों सिया ने अपनी बात जारी रखते हुए रेहान को बताया, जब से उस रात उन रिपोर्टर्स ने हमारी फोटो क्लिक की है तब से चारों तरफ यही अफवाह है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूं। वे लोग तो यह तक कह रहे हैं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, इसीलिए इस वक्त मैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली थी वह सब या तो सस्पेंड हो गए हैं या पोस्टपोन हो चुके हैं। सिया ने यह बात बहुत ही लाइटली कही थी, पर रेहान समझ चुका था कि इस मैटर की वजह से सिया के करियर पर बहुत ज्यादा असर हो रहा है। सिया की जैसी एक सुपरस्टार के लिए प्यार या शादी जैसी अफवाहें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं, चाहे यह बातें सही हो या गलत। लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं होता, पर एक स्टार की रेपुटेशन पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़े एक्टर्स अपने करियर के लिए और एक्टिंग के लिए अपनी शादियां सालों साल पोस्टपोन करते रहते थे, क्योंकि इससे उनकी फैन फॉलोइंग कम होती थी और उनके करियर पर इसका बहुत असर होता था।
रेहान को अब खुद पर शर्मा रही थी, क्योंकि यह सब कुछ उसकी वजह से ही हो रहा था। इसीलिए उसने सिया की मदद करने के इरादे से सिया से कहा, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? इसमें रेहान की बात सुनकर सिया थोड़ी हैरान हो गई, क्योंकि उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि रेहान ऐसा कुछ कहेगा। शुरू से लेकर अब तक सिया ने रेहान के बारे में इतना ही सोचा था कि वह एक सुपर रिच सेकंड जनरेशन का लड़का है जो एक एंटरटेनमेंट कंपनी को चलाता है। हालांकि रेहान थोड़ा फेमस था, पर सिया को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि रेहान किसी भी तरह से उसकी मदद कर सकता है। आफ्टर ऑल, जिन भी एंटरटेनमेंट कंपनियों ने सिया के साथ अपनी पार्टनरशिप को टेम्पररी खत्म कर दिया था, वह सभी फेमस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन थे। और साथ ही यह एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन था, जबकि रेहान सिर्फ इंडिया में ही फेमस है और उसकी कंपनी भी नेशनल है। ऐसे में वो उसकी कैसे मदद कर सकता है? सिया को नहीं पता था कि रेहान की मित्तल फैमिली का बहुत नाम है। खैर, अगर सिया रेहान को मदद के लिए हाँ कह भी देती तो भी उसे थोड़ा डर लग रहा था। सिया को लग रहा था कि रेहान सिर्फ इमोशनल होकर उसकी मदद करने के लिए बोल रहा है। इसीलिए सिया ने अपना सिर नाम हिलाते हुए रेहान से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप हैंडल कर लूंगी। रेहान ने फिर से कंफर्म करते हुए उससे पूछा, क्या तुम श्योर हो? अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूं तो तुम्हारे लिए यह सब कुछ ज्यादा आसान हो जाएगा। रेहान की बात सुनकर सिया ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, इसकी सच में कोई जरूरत नहीं है। कुछ टाइम पहले मैं वैसे भी थोड़ा आराम चाहती थी। पूरे दिन एक सुपरस्टार बनकर हवा में उड़ते रहना बहुत थका देने वाला काम है। नेचर की मुझे कुछ टाइम के लिए अपने हिसाब से आराम करने का वक्त दे दिया है। यह बात सिया ने पहले भी रेहान को बताई थी। सिया बाकी लोगों से अलग थी, जिन्हें हर वक्त एक सुपरस्टार बनने की तलब रहती थी। सिया चाइल्ड डिस्चार्ज थी और बचपन से ही इस इंडस्ट्री में काम कर रही थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसकी फेम और ज्यादा बढ़ती गई और आज वह इंटरनेशनल लेवल की सुपरस्टार बन गई। और वह भी सिर्फ 20 साल की उम्र में। रेहान पूरी तरह से परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इन लड़कियों से क्या कहे, कैसे कहे कि इन्हें बुरा भी ना लगे और यह लोग उसे गलत भी ना समझे। रेहान जानता था कि कियारा बहुत हद तक उसके जैसी है और अक्सर रेहान बिना कहे ही उसके मन में क्या चल रहा है यह बात जान जाता था। उसे भी नहीं पता था कि वह कियारा को प्यार करता है या नहीं। रेहान को इतना परेशान देखकर कियारा ने खुद ही उससे कहा कि उसे यह सब कुछ टाइम पर छोड़ देना चाहिए। नेचर जो डिसाइड करेगा वही ठीक है। रेहान को भी यह बात सही लगी। कियारा वाले मामले को संभालकर जब रेहान अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि सिया अभी तक सोई नहीं थी और बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे देखकर रेहान ने उसे मदद ऑफर की, लेकिन सिया रेहान के बारे में उतना नहीं जानती थी। इसीलिए उसे लगा कि रेहान इमोशनल ही यह बात कह रहा है, वह उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। इस इंडस्ट्री में सिया को फेम और चमक धमक के अलावा अगर कुछ मिला था तो वह बहुत ही में थकान। अगर लोगों को पता चला कि सिया और ज्यादा इस इंडस्ट्री में नहीं रहना चाहती है और स्टार नहीं बने रहना चाहती है, तो शायद यह खबर अभी चल रही उसकी रिलेशनशिप की खबर से ज्यादा शॉकिंग होगी। कहीं ना कहीं रेहान कम या ज्यादा, पर सिया के मन में क्या चल रहा है समझ चुका था। उसने अपनी गर्दन हाँ हिलाते हुए कहा, यह तो अच्छी बात है। अगर तुम काम करते करते थक गई हो तो तुम्हें अब थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कहीं और जाने के लिए जगह नहीं है तो तुम मेरे साथ यही रह सकती हो। रेहान की बात सुनते ही सिया एकदम खुश हो गई और उसने खुश होते हुए कहा, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं यहां पर रुक जाऊं? सिया की बात सुनकर रेहान ने हंसते हुए उससे कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि मुझे यहां रहने दो? तुम एक सुपरस्टार हो और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, सिया ने उससे कहा। एनीवे, मेरे कहने का यही मतलब था। क्या सच में मैं तुम्हें फॉलो कर सकती हूं? रेहान ने अपना सिर झटका। उसे लगा था कि कुछ गड़बड़ है जिस हिसाब से वह कह रही थी। फिर उसने खुद को ही दिलासा देते हुए कहा, इसके कहने का यही मतलब था। सिया इतनी ज्यादा खुश थी कि खुशी के मारे वह वहीं पर उछलने लगी। उसे नहीं पता था क्यों, पर जब से वह रेहान से मिली थी तब से उसके मन में रेहान के लिए एक अलग ही इंप्रेशन बन गया था, जिसे वह खुद बयान नहीं कर पा रही थी। यह कहना शायद बहुत ज्यादा होगा कि वह रेहान के साथ लव फर्स्ट साइड में थी, पर उसके मन की धड़कनें जोर जोर से रही थी। जब से कल रात उन्होंने एक साथ गुजारी थी, तब से सिया रेहान से बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील कर रही थी। रेहान ने घड़ी देखते हुए सिया से कहा, बहुत लेट हो गया है,
अब तुम्हें भी सो जाना चाहिए। सिया ने रेहान से धीरे से कहा। ओह, आज रात को क्या तुम मुझसे कुछ और भी चाहते हो? रेहान को सिया की बात समझ नहीं आई और उसने हैरान होकर पूछा। क्या रेहान थोड़ा कंफ्यूज हो गया? तभी उसे समझ आया कि शायद आराम करने के शब्द को सिया ने गलत समझ लिया है। सिया ने समझा तो गलत ही था, पर शायद वह भी इन सब के लिए कहीं तैयार थी। शायद वह रेहान पर बहुत ज्यादा भरोसा करती थी। पर रेहान फिर से अपने होशो आवाज में यह सब कुछ दोहराना नहीं चाहता था। रेहान सिया को मना करना चाहता था, पर दिल से कहीं ना कहीं वह भी अब मना नहीं कर पा रहा था। शायद एक और बार फिर से कल वाली बात रेहान और सिया ने दोहरा दी थी। अगली सुबह सूरज की किरणें कमरे की खिड़की में लगे पर्दों के गैप में से उन दोनों पर पड़ रही थी। सूरज की किरण से रेहान धीरे धीरे जग गया और तभी उसने देखा कि सिया अभी भी उसकी बाहों में सो रही थी। रेहान ने एक बार के लिए सोचा कि वह कितना ज्यादा बेहदाद में वह बिल्कुल खुद पर काबू नहीं रखता। कुछ देर बाद रेहान तन्हाई फिल्म स्टूडियो सिटी पहुंच गया था, जहां शूटिंग पहले से ही शुरू हो गई थी। जितने भी क्रू मेंबर थे उन सब लोगों को सुबह जल्दी सीन शूट करने के लिए सेटअप तैयार करना था, ताकि एक्ट्रेस आकर तुरंत अपनी शूटिंग शुरू कर सके। बिना किसी देरी के रेहान को वहां पर देखकर उसके एक क्रू मेंबर ने उसे गुड मॉर्निंग विश किया। वहां एम्प्लस रेहान को इतनी सुबह देखकर काफी हैरान थे, पर उन्होंने तुरंत रेहान को देखकर ग्रीट किया। कैमरामैन अनुज ने एक स्माइल देते हुए रेहान से कहा, बॉस आ जाओ। इतनी सुबह सुबह यहां कैसे? फोटोग्राफी टीम का हेड होने की वजह से अनुज को सबसे ज्यादा काम करना पड़ता था। सारे प्लान पहले से ही अरेंज करने पड़ते थे और उसे लगातार हर छोटे छोटे एडजस्टमेंट भी खुद करने पड़ते थे। अगर उसके असिस्टेंट पर उसके साथ काम करें तो फिर वह इतने आराम से नहीं कर सकता। सारे काम की जिम्मेदारी उसे खुद ले पड़ती थी। अगर देखा जाए तो फिर शुरू होने से लेकर अब तक अनुज सबसे ज्यादा बिजी रहा है और सारा काम खुद देख रहा था। अनुज का सवाल सुनकर रेहान ने उसे वापस ग्रीट किया और स्माइल करते हुए कहा, मैं यहां पर तुम्हारे काम को देखने आया हूं। तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी भी बुरी नहीं है। इस महीने मैं तुम्हें एक्स्ट्रा 0.0 बोनस के तौर पर दूंगा। अनुज का काम को लेकर इतना पैशनेट और सारा काम पूरी लगन से करना रेहान को भी काफी पसंद आ रहा था। रेहान की बोनस वाली बात सुनकर अनुज बहुत खुश हो गया और हैरान होते हुए उसने रेहान से कहा, थैंक यू बॉस। वैसे अनुज का फैमिली बैकग्राउंड इतना बुरा नहीं था और 0-0 उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर क्योंकि यह रिवॉर्ड उसके बॉस ने उसे दिया है उसके काम से खुश होकर, तो अनुज के लिए यह बहुत ही गर्व की बात थी। जैसे ही क्रू के बाकी लोगों ने यह बात सुनी कि उनके बॉस ने एक झटके में ही 0 रुपए एज अड्यावरी रिवॉर्ड अनुज को दिए हैं, तो सभी लोग अनुज से काफी जलन महसूस कर रहे थे, क्योंकि वहां काम करने वाले बाकी लोगों के लिए 0 कोई छोटी रकम नहीं थी, क्योंकि वह सभी लोग एक फैमिली से आते थे। वे सभी लोग स्टार मून एंटरटेनमेंट के एम्प्लॉय थे और अगर अनुज को बोनस मिल रहा था तो वह सब लोग भी बोनस चाहते थे। इसीलिए उन सब लोगों ने और ज्यादा मेहनत से काम करना शुरू कर दिया ताकि अपने बॉस के सामने अच्छा परफॉर्म कर सके और उनसे बोनस ले सके। रेहान ने भी यह बात नोटिस कर ली थी और उसने अपनी गर्दन हम हिलाते हुए संतुष्टि के साथ उन लोगों की तरफ देखा। रेहान को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि यह लोग सच में मेहनत कर रहे हैं या नहीं, पर वह लोग रेहान के सामने यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह लोग भी हार्ड वर्क कर रहे हैं। यही बात रेहान के लिए काफी थी। एक बॉस होने के नाते रेहान की यह जिम्मेदारी थी कि वह टाइम टू टाइम अपने लिए काम करने वाले लोगों को इंक्रीज करें। इसीलिए उसने तेज आवाज में वहां सबसे कहा, सभी लोग यहाँ पर बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, इसीलिए आप सभी लोगों को इस महीने एक्स्ट्रा 1000 बोनस मिलेगा। ये बात सुनते ही सभी लोग बहुत खुश हो गए और उन लोगों ने एक साथ एक आवाज में कहा, थैंक यू बॉस। डायरेक्टर नवीन ने जब सेट के ऊपर रेहान को देखा तो खुश होते हुए बोले, यह बहुत ही अच्छा नजारा है। तभी भीड़ में से किसी ने जोर से कहा, डायरेक्टर नवीन बॉस कह रहे हैं कि इस बार वह हम सबको इस महीने एक्स्ट्रा बोनस देंगे। डायरेक्टर नवीन ने मुस्कुराते हुए रेहान से कहा, क्या बात है एक्स्ट्रा बोनस? यह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है मिस्टर रेहान। क्या आप मुझे इस बार कुछ भी नहीं देने वाले हैं? डायरेक्टर नवीन की बात सुनकर रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कैसे आप जैसे बड़े डायरेक्टर को अपने हाथ से जाने दे सकता हूं। जैसा कि रेहान ने सबके सामने यह बात नहीं बताई कि वह डायरेक्टर नवीन को कितना बोनस देने वाले हैं। डेफिनेटली कार्तिक डायरेक्टर
नवीन को कैमरामैन अनुज से ज्यादा ही पैसे देंगे। हालांकि अगर बाकी लोग भी बात सुनेंगे तो उन लोगों को बुरा लगेगा। इसीलिए रेहान ने सबके सामने यह बात नहीं बोली। जब बाकी लोगों को पता चलेगा कि रेहान डायरेक्टर नवीन को ज्यादा पैसे दे रहा है तो हो सकता है कि सभी लोग बहुत ज्यादा जलन महसूस करें और उन लोगों को मिलने वाले बोनस से वह लोग संतुष्ट ना हो, और अगर ऐसा होता है तो इसका असर मूवी पर और पर दोनों पर पड़ेगा। रेहान ने पैसे बोले नहीं और डायरेक्टर नवीन ने पूछा। नहीं, डायरेक्टर नवीन एक स्मार्ट आदमी है और उन्हें पता है कि क्या चल रहा था, इसीलिए उन्होंने कुछ ना पूछना ही बेहतर समझा। रेहान ने बात पलटते हुए डायरेक्टर नवीन से पूछा, आज हम लोग क्या सीन शूट करने वाले हैं? मुझे आज के अरेंजमेंट बाकी दिनों से अलग लग रहे हैं, रेहान के पूछते कि डायरेक्टर नवीन ने एक्साइटेड होकर कहा, आज हम लोग बड़ा सीन शूट करने वाले हैं। आज हम लोग अपने मूवी का सबसे पॉपुलर सीन शूट करेंगे। डायरेक्टर नवीन की बात सुनकर रेहान भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और उसने नए अनुमान लगाते हुए डायरेक्टर नवीन से पूछा, क्या यह वही सीन है जिसमें ह्यूमन आर्मी और मुटाट आर्मी के बीच युद्ध होगा? डायरेक्टर नवीन ने हमें अपनी गर्दन हिला दी। डम्सडे मूवी के अंदर पूरी दुनिया में इंसान एक अजीब तरह के फंगस से इफेक्टेड हो जाते हैं और उसके बाद बिल्कुल जबी की तरह बन जाते हैं, पर कुछ लोग इस संगत से बच जाते हैं और किसी से जगह पर छुप जाते हैं और पूरा शहर और दुनिया उस फंगस से पोल्यूटेड हो जाती है। उसके बाद किस तरह से वह असावह लोग फिर से अपनी जमीन और सभ्यता को वापस पाने के लिए सर्वाइव करते हैं और जबी के साथ लड़ाई करते हैं, इससे रिलेटेड सीन इसमें दिखाया जाने वाला था। यह सीन पूरी मूवी में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था और यह सीन सबसे ज्यादा बड़ा सीन होने वाला था। जब रेहान ने स्क्रिप्ट में सीन का डिस्ट्रक्शन देखा तो उसका खून खौल रहा था। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि यह सीन आज शूट होगा। रेहान में एक्साइटेड होकर कहा, यह सीन यहां पर बहुत जल्दी शूट होने वाला है, मुझे भी यह नजारा करीब से देखना है। स्काई से फिल्म सिटी बहुत बड़ी जगह थी और वहां पर हर तरह का सीन शूट करने की जगह थी। यहां पर बड़ा सीन शूट करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी, चाहे वह लार्ज स्केल पर सीन ही क्यों ना शूट करना हो। फिर भी फिल्म बनाने और देखने में अंतर था और जिस हिसाब से मूवी में स्क्रिप्ट लिखी गई है और प्लॉट डिजाइन किया गया है, उस सीक्वेंस में फिल्म शूट करना या उस सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत ही मुश्किल काम था। हालांकि यह इतना बड़ा लार्ज स्केल वॉर सीन लास्ट 10 मिनट लंबा होने वाला था, जिसे 100 से भी ज्यादा भागों में बांटना था। इसमें ज्यादातर सीन छोटे ही होने वाले थे। सिर्फ 2 या 3 बड़े शॉट के लिए ग्रुप आर्टिस्ट की जरूरत थी। इस फिल्म और सीन को रियल दिखाने के लिए डायरेक्टर नवीन ने 2000 से भी ज्यादा ग्रुप आर्टिस्ट के लिए रिक्वेस्ट की थी। इतने बड़े स्केल पर इतने सारे ग्रुप आर्टिस्ट को हायर करना सभी को खुशी दे रहा था। और फिर ऐसा कौन हो सकता था? पूरे स्काई फिल्म स्टूडियो में जो डूम्ड लीजेंड्स फिल्म के लिए काम नहीं करना चाहेगा। भले ही यह लोग ज्यादा पैसे ना दे, पर इन लोगों को दिया जाने वाला 5 स्टार होटल का खाना ही इन लोगों को डूम्सडे लीजेंड फिल्म के लिए काम करने के लिए आकर्षित कर रहा था। और फिर यहां पर ग्रुप आर्टिस्ट ली भी था, जो रातों रात फेमस हो गया था, एक दूसरे से एक कॉन्टैक्ट आर्टिस्ट बनने तक का। इसका सफर भी इसने इसी फिल्म से शुरू किया था और शायद यही बात 10,000 से भी ज्यादा लोगों को गुस्सा और जलन महसूस करवा रही थी। वे सब लोग भी डूम्सडे लीजेंड मूवी सेट में आना चाहते थे और फेमस होकर एक असली आर्टिस्ट और सेलिब्रिटी बनना चाहते थे, जैसे अभी ली बना था। इस तरह का सेट शायद ही उन लोगों को कहीं पर मिलता। इसीलिए यह लोग हर तरह से कोशिश कर रहे थे कि एक बार इन लोगों को इस सेट के ऊपर आने का मौका मिल जाए। बदकिस्मती से वह 50 ग्रुप आर्टिस्ट जिन्हें पहले हाई किया था और वह 50 ग्रुप आर्टिस्ट जिन्हें बाद में हाई किया गया था, इन लोगों ने इस सेट को अपना घर बना लिया था। और चाहे जो भी हो जाए, पर ये लोग यहां से जाने को तैयार नहीं थे जब तक मूवी की शूटिंग पूरी ना हो जाए। रेहान ने एक बार फिर वही गलती कर दी थी जो उसने एक दिन पहले की थी। कहां? तो वह कुछ देर पहले भगवान से सिर्फ एक मौका मांग रहा था कि उसे सिर्फ एक मौका मिल जाए और वह इन सब लड़कियों को छोड़कर सुकून से अपनी जिंदगी जिए। और कहां? कुछ ही देर बाद वह सिया के साथ पूरी रात गुजार रहा था। रेहान एक के बाद एक उलझने अपने लिए खुद ही बढ़ाते जा रहा था। अगले दिन सुबह सूरज की किरणें जब उसके ऊपर पड़ी, तब जाकर उसकी नींद खुली और वह वहीं पर सिया को छोड़कर रेडी होकर स्टूडियो चला गया। स्टूडियो के ऊपर सभी लोगों को इतनी मेहनत करता देखकर रेहान ने अनाउंसमेंट कर दी कि वह सभी को इस मंथ एक्स्ट्रा बोनस देगा।
यह बात सुनने के बाद सभी लोग और ज्यादा जोश के साथ काम करने लगे। आज सेट के ऊपर कुछ विशेष तैयारियां चल रही थी। शायद सेट के ऊपर आज कोई बड़ा सीन शॉट होने वाला था। बहुत बुरा लग रहा था। जब से वह लंच वाला इंसिडेंट हुआ है, तब से स्काई फच क्रू को ग्रुप आर्टिस्ट बदनाम गलियों की तरह देखने लगे हैं। कोई भी यहां काम करने को तैयार ही नहीं हो रहा था यहाँ से ही। हालांकि इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस सिर्फ सेलिब्रिटीज पर विश्वास करके नहीं चलाया जा सकता। मलाइका अब सिर्फ एक ही काम कर सकती थी, और वह था इन ग्रुप आर्टिस्ट को ज्यादा पैसे देकर इन्हें हाई करना। एक ग्रुप प्रोडक्शन हाउस को पाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि उन लोगों का गुस्सा शायद मलाइका के गुस्से से ज्यादा बढ़ था, और जैसे ही उन लोगों को थोड़ी सी मुसीबत होने दे, लोग यहां से भाग गए। यहां तक कि उन लोगों ने बातचीत करने का एक मौका तक नहीं दिया। इसीलिए डायरेक्ट एंड्रू ने कहा कि वह लोग वापस भाग गए। एक्ट्रेस का न्यू ग्रुप आज से काम करना शुरू कर चुका था, पर तभी उन लोगों को यह मैसेज मिला कि बाकी ग्रुप आर्टिस्ट वापस चले गए हैं, और इसी बात से एंड्रू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। डायरेक्टर एंड्रू की बात सुनकर मलाइका ने गुस्सा करते हुए कहा, यह चल क्या रहा है? मैंने पहले ही उन लोगों की सैलरी 5 गुना ज्यादा बढ़ा दी है। इन लोगों को अब क्या हो गया? क्यों ये लोग छोड़कर जा रहे हैं? क्या इन्होंने कोई गलत दवाई खा ली है क्या? एंड्रू ने मलाइका को बताया कि हमारी अपोजिट में जो फिल्म बन रही है, डूम्सडे लीजन, उन लोगों को 2000 ग्रुप आर्टिस्ट चाहिए। इसीलिए जैसे ही उन लोगों को पता चला, वह लोग बिना हम लोगों को बताए ही यहां से चले गए। डायरेक्टर एंड्रू को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, इतना ज्यादा बुरा कि अब वह रोना चाहते थे। 5 गुना सैलरी देकर इन ग्रुप आर्टिस्ट को हायर करना बिल्कुल भी इजी काम नहीं था। अब वह सभी लोग पूरी तरह परेशान हो चुके थे। अगर यह ग्रुप आर्टिस्ट यहां पर काम करते हुए संतुष्ट नहीं है, तो इन लोगों का जाना बनता है। पर सिर्फ एक रैंडम न्यूज के मिलते ही इन लोगों का बिना कुछ सोचे समझे यहां से चले जाना बाकी सब लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर रहा था। डायरेक्ट एंड्रू की बात सुनते ही मलाइका पूरी तरह पागल हो गई थी। तो गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसके हाथ में कुछ भी आ जाए तो उसे ही नोच देगी। उसने गुस्सा करते हुए डायरेक्टर एंड्रू से कहा, भाड़ में जाने दो उन लोगों को, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे लिए इन चीजों को मुश्किल बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या मैं गलत कह रही हूं? डायरेक्टर एंड्रू ने परेशान होते हुए मलाइका से कहा, मिस मलाइका, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। बिना ग्रुप आर्टिस्ट के और बिना ग्रुप परफॉर्मेंस के हम लोग यह सीन शूट नहीं कर सकते, और इसकी वजह से हमारी फिल्म पूरी नहीं होगी। मलाइका का दिमाग अब पूरी तरह खराब हो चुका था। उसने फोन के ऊपर ही गुस्सा करते हुए डायरेक्टर एंड्रू से कहा, ग्रुप परफॉर्मेंस, ग्रुप परफॉर्मेंस। सुनकर मेरा दिमाग पक गया है। आज के बाद मुझे इस पूरी फिल्म में कोई भी ग्रुप आर्टिस्ट नहीं चाहिए। इन सबको स्पेशल इफेक्ट डालकर रिप्लेस करो। जैसे ही डायरेक्ट एंड्रू ने मलाइका के मुंह से स्पेशल इफेक्ट सुना, तो वह एकदम से हैरान रह गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मलाइका का दिमाग पूरी तरह से खाली हो चुका है। मलाइका का आइडिया तो सही था, वह लोग स्पेशल इफेक्ट यूज कर रियल ग्रुप आर्टिस्ट को हटा सकते थे, पर इतने कम टाइम में यह सब कुछ कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। क्या हम लोग अननोन सीजी का यूज करके नडी मॉडल काम में ले सकते हैं? मलाइका की इस सवाल पर डायरेक्ट एंड्रू सोचने लगे कि बिना इस बात की परवाह किए कि ये इफेक्ट रियल लगेंगे या फेक, या फिर हो सकता है कि यह काफी अच्छा इफेक्ट साबित हो, पर इन सब के लिए बजट कहां से आएगा? डायरेक्ट एंड्रू अपने मन में गुस्सा करते हुए बोल रहे थे, तुम मलाइका, तुमने पूरे 0.0 मिलियन खुद को और अर्जुन को दे दिए। अब कितने रुपए बचे हैं तुम्हारे पास स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए? क्या तुम्हारे पास कोई सेंस नहीं है? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है तुम पर कि मैं अभी तुम्हें और तुम्हारी फिल्म को छोड़कर यहां से भाग जाऊं। खैर, डायरेक्ट एंड्रू ये सारी बातें मलाइका के मुंह पर कहना चाहते थे, पर उन्होंने अपना गुस्सा अपने मन में रखकर मलाइका से कहा, मिस मलाइका, क्या आप सच में स्पेशल इफेक्ट यूज करना चाहती हैं? मलाइका ने पूरे ऑर्डर देने के लहजे में डायरेक्ट एंड्रू से कहा, जैसे डायरेक्टर को मलाइका की बात काटने का कोई हक नहीं है। हाँ, मैं शो हूं इन ग्रुप आर्टिस्ट को 5 गुना ज्यादा सैलरी देने से तो अच्छा है कि हम इन पैसों का यूज स्पेशल इफेक्ट देने में करें, जैसा मैं कह रही हूं। बस जैसा करो, डायरेक्टर एंड्रू ने ठीक है कहकर जल्लाते हुए फोन रख दिया। उन्हें समझ आ गया था कि मलाइका के होते हुए इस मूवी का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर डायरेक्ट एंड्रू को एक मौका मिल जाए और किसी भी हालत में अगर यह मूवी रुक जाती है, तो यह पूरी तरह से इस मूवी को छोड़ देंगे। इस मूवी से ब्रेक लेकर जो उन्हें पसंद है वह काम करेंगे। इस वक्त डायरेक्टर एंड्रू को डूम्सडे लीजेंड मूवी के
डायरेक्टर नवीन से बहुत जलन महसूस हो रही थी, क्योंकि वह दोनों की डायरेक्टर थे, पर फिर भी उन दोनों के बीच कितना ज्यादा अंतर था। दो प्रोडक्शन कंपनी एक साथ एक ही जगह पर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ एक दूसरे से कंपटीशन भी कर रही हैं, पर उन दोनों के ही दरवाजे एक दूसरे के लिए बंद है। डायरेक्टर एंड्रू ने भी बहुत सारी बातें रेहान के सेट से सुनी हुई थी। डायरेक्टर नवीन का डायरेक्शन का काम बहुत अच्छा चल रहा है। सिर्फ इन्वेस्टर ने उसे पूरी आजादी ही नहीं दे रखी है, बल्कि उसकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वह खुद सेट पर आ जाता है। अगर देखा जाए तो डायरेक्ट नवीन को किसी भी तरह से किसी भी चीज की परवाह करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि इन्वेस्टर जिस हिसाब से डायरेक्टर और बाकी क्रू मेंबर को सपोर्ट कर रहा था, वह काफी ज्यादा हेल्पफुल था। और जिस हिसाब से ग्रुप एक्टर को 5 स्टार होटल का खाना दिया जा रहा था, और यहां तक कि 2 बार दिन में वे लोग खाना खा सकते थे। शूटिंग टाइम पर पूरी करने के अलावा डायरेक्टर नवीन को और किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। डायरेक्टर एंड्रू ने अपने मन में कहा, एक डायरेक्टर को इस तरह का होना चाहिए ना, कि ऐसा कि उसे इतनी ज्यादा चिंता करने का कोई फायदा ही मिले। असिस्टेंट डायरेक्टर ने डायरेक्टर एंड्रू के पास आते हमने मुझसे पूछा, डायरेक्टर एंड्रू, आपने क्या सोचा? मलाइका ने क्या कहा? अब हम क्या करेंगे? रे, एंड्रू ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, मैं क्या कह सकता हूं ग्रुप, परफॉर्मेंस की बजाय स्पेशल इफेक्ट यूज करना है। मलाइका की बात सुनकर असिस्टेंट डायरेक्टर भी एकदम हैरान रह गया। उसने डायरेक्टर एंड्रू से कहा, हम लोग स्पेशल इफेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं? असिस्टेंट डायरेक्टर ने कभी भी यह नहीं सुना था। स्पेशल इफेक्ट ग्रुप आर्टिस्ट के ऊपर यूज होता है, न कार्टून के ऊपर, और मेन कैरेक्टर को छोड़कर बाकी सभी कार्टून कैरेक्टर इसमें होंगे। मलाइका ने उल्टे अंडर्स को सीधे ऑनर दे देकर पूरी मूवी का बेड़ा गर्क कर दिया था। अब तो डायरेक्टर एंड्रू को भी इस मूवी से कोई उम्मीद नहीं थी। इस मूवी के खत्म होते होते डायरेक्टर एंड्रू खुद ही यह मूवी देखना पसंद नहीं करेंगे। डायरेक्टर एंड्रू का वो सेम एटीट्यूड देखकर असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैरान था। मैं ये मूवी देखूंगा या नहीं देखूंगा, ये बात की बात है। फिलहाल इन्वेस्टर ने जो कहा है, हमें उसी तरह से काम करना है। इतना कहकर डायरेक्ट एंड्रू मलाइका के ऑनर फॉलो करने चले गए। डायरेक्टर एंड्रू को जाता हुआ देखकर असिस्टेंट डायरेक्टर उसके पीछे पीछे जाते हुए उसके काम में कहने लगा, डायरेक्टर, मुझे लगता है कि आपको इस मूवी को इस हिसाब से शूट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए। हमारे अपोजिट मूवी के इन्वेस्टर यानी डूम्सडे लीजन मूवी के इन्वेस्टर हमारे पास में ही फिल्म शूट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठाकर इस मूवी के इन्वेस्टर से मिलने की कोशिश करें। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर डायरेक्ट एंड्रू ने पीछे पलटक अपने असिस्टेंट को घूरना शुरू कर दिया। कुछ देर तक इसी तरह देखने के बाद डायरेक्टर एंड्रू ने धीरे से अपना सिर हम में हिला दिया। डायरेक्टर एंड्रू ने उसे देखते हुए कहा, तुमने जो भी कहा उस बात में दम तो है। अगर हम लोग उस इन्वेस्टर से कांटेक्ट बनाते हैं तो हमारे फ्यूचर में ही आगे यह काम आएगा। अगर हम लोग यहां फेल होते हैं तो भी दूसरी तरफ से हमारे पास मौका होगा फिर से अपने आप को प्रूव करने का। मलाइका के बिना सिर पैर के ऑनर ले देकर डायरेक्ट एंड्रू पूरी तरह परेशान हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरीके से इस मूवी से और मलाइका से अपना पीछा छुटाए, और ऊपर से रही सही कसर और उन ग्रुप आर्टिस्ट ने पूरी कर दी थी, जिन्हें जैसे ही पता चला कि न के सेट के ऊपर 2000 ग्रुप आर्टिस्ट हाई हो रहे हैं, तो सभी लोग बिना सोचे समझे वहां पर चले गए। और जिन लोगों को मलाइका 5 गुना ज्यादा पैसे देकर ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए लेकर आई थी, वह लोग भी बिना बताए ही वहां से चले गए। यह सब कुछ देखकर डायरेक्ट एंड्रू पूरी तरह परेशान हो गई थी और उन्हें इस मूवी का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था। तभी डायरेक्टर के असिस्टेंट ने डायरेक्टर एंड्रू को एक आइडिया देते हुए कहा कि हम लोगों को अपोजिट साइड के डायरेक्टर और इन्वेस्टर से अपना मेलजोल बढ़ाना चाहिए ताकि फ्यूचर में वह हमारे काम आ सके। डायरेक्टर एंड्रू को भी अपने असिस्टेंट की बात बहुत ज्यादा सही लगी और उन्होंने भी अपनी सहमति इस आइडिया में दे दी। डायरेक्टर एंड्रू की बात सुनकर असिस्टेंट ने इस तरह के एक्सप्रेशन से उसे देखा जैसे कह रहा हूं, यहां पर बस आप ही मुझे समझते हैं। और उसके बाद डायरेक्टर एंड्रू को बताया कि आप सही कह रहे हैं, हम अपने आप को इस तरह बीच में पेड़ पर लटका हुआ नहीं छोड़ सकते और ना ही मलाइका की फिल्म के भरोसे बैठ सकते हैं। मैंने सुना है कि वहां का बॉस बहुत ही अच्छा है और वह अपने सब ऑर्डिनेंस का काफी ख्याल भी रखता है और वह मलाइका से 10,000 गुना ज्यादा बेहतर है। डायरेक्टर एंड्रू को इस इंडस्ट्री में बहुत एक्सपीरियंस था और ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहले कभी इस सिचुएशन को हैंडल नहीं किया था। फिलहाल उनके दिमाग में कुछ बातें चल रही थी
जिन्हें उन्होंने धीरे से अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को कहा, शायद हमारे प्रोडक्शन की मूवी की फीस बढ़ जाएगी और मलाइका कुछ पैसे ट्रांजैक्शन करेगी। मैं जानता हूं कि यह पैसे उसके नहीं है, इसीलिए मैं उन पैसों को किसी भी तरह से खर्च करूंगा और इस बात से मुझे बिल्कुल दुख भी नहीं होगा। सबसे बड़ी दिक्कत तब होगी जब मैं इन सब चीजों की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। अगर इस तरह की सिचुएशन पहले आई होती तो डायरेक्टर एंड्रू कपका यहां से इस मूवी का पैकअप करके जा चुके होते। दो चीजों की वजह से वह अटक गए थे। पहला तो उन्होंने मलाइका के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था, और दूसरा, अगर अब वह इस वक्त बीच में इस मूवी को छोड़ते हैं तो उन्हें कंपनसेशन के तौर पर बहुत बड़ी अमाउंट मलाइका को देनी पड़ेगी, जो शायद डायरेक्टर एंड्रू नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ डूम्सडे लीजेंड फिल्म के सेट का मेन गेट पूरी तरह लोगों से भरा हुआ था। 10,000 से भी ज्यादा लोग वहां पर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि गेट खोलने तक की जगह भी उन लोगों ने नहीं छोड़ी थी। जैसे ही डायरेक्टर ने गेट के ऊपर इतने सारे लोगों को देखा तो उन्होंने घबराते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? यहां पर इतने सारे लोग क्यों हैं? रिहान भी यह सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि डूम्सडे लीजेंड क्रू इतनी ज्यादा पॉपुलर होगी। गेट के ऊपर 10,000 से भी ज्यादा लोग खड़ी थी और उन लोगों को सिर्फ 2,000 लोग ही चाहिए थे। ऐसे में यह लोग सिलेक्शन कैसे करेंगे? डायरेक्टर नवीन को इतना परेशान देखकर रिहान ने कहा, आप एक काम कीजिए, हमें जिस तरह के ग्रुप आर्टिस्ट चाहिए उनके स्टैंडर्ड को आप पेपर पर लिख दीजिए और हमारे क्रू मेंबर्स को बाहर भेजिए ताकि वह लोग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ग्रुप आर्टिस्ट हायर कर सके। मुझे लगता है कि इससे हमारा काम जल्दी हो जाएगा। रेहान की बात सुनकर डायरेक्टर नवीन ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, अब हम बस यही कर सकते हैं। यहां इतने लोग सत्य हो गए थे कि अगर इन लोगों को डायरेक्ट करने के लिए या इनसे बात करने के लिए लाउड स्पीकर का भी यूज करें तो भी उसमें बहुत मेहनत लगने वाली थी। अगर इन लोगों को 2,000 लोग जल्दी से जल्दी अपने ग्रुप में शामिल करने थे तो इसके लिए लोगों को कुछ देर के लिए अपने प्रोडक्शन का सारा काम छोड़कर बस एक काम के ऊपर फोकस करना होगा। यह सिर्फ एक ग्रुप परफॉर्मेंस थी, इसीलिए इसके लिए बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लोग नहीं चाहिए थे। इसमें हर तरह के आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर सकते थे, चाहे फिर वह मोटे हो या पतले, छोटे हो या बड़े आदमी हो या औरत। हर तरह के लोग जिन्हें एक्टिंग के बारे में पता है वह लोग यहां परफॉर्म कर सकते थे। सभी लोगों को आदमियों, औरतों और बुजुर्गों में अलग अलग लाइन में खड़े करने के बाद डायरेक्टर नवीन ने अपने सब्टेनेंट को यह काम सौंप दिया कि वे लोग बाहर जाकर सूटेबल कैंडिडेट को हायर कर ले। उन 10,000 लोगों में से 2,000 लोगों को हायर करने में पूरी सुबह का टाइम बीत गया। 2,000 लोगों को हायर करने का काम 200 लोगों को दिया गया था और हर एक एम्प्लॉय को 10 ग्रुप आर्टिस्ट को सिलेक्ट करना था। देखा जाए तो यह आइडिया काफी अच्छा था। इससे किसी भी एक इंसान पर ज्यादा काम का प्रेशर नहीं पड़ा। हालांकि अभी भी बहुत सारे ऐसे एक्टर बाहर खड़े हुए थे जो अंदर आना चाहते थे। जैसे ही बाहर खड़े लोगों ने देखा कि डूम्सडे लीजेंड ग्रुप के मेंबर उन लोगों को हायर करने के लिए बाहर आ रहे हैं तो सभी लोगों ने एक दूसरे को धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। उन लोगों को देखकर लग रहा था जैसे अगर वह लोग इन डूम्सडे लिसन ग्रुप मेंबर के आंखों के आगे नहीं आए तो वह लोग सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तभी बाहर खड़े लोगों ने उन एम्प्लॉयज का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। सर, आप मुझे चूज कीजिए, मेरे पास 10 सालों का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तभी एक दूसरे ग्रुप आर्टिस्ट ने कहा, मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत सारी फिल्मों में काम भी किया है। तभी एक और ग्रुप आर्टिस्ट ने कहा, सर आप मुझे चूज कीजिए, मैं एक स्पेशल एक्टर हूं। आप मेरे यूनिक फेस को देखिए, अगर आप लोग मुझे सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर मुझे कौन सिलेक्ट करेगा? तभी वहां पर एक ग्रुप आर्टिस्ट ने ली को देखकर उससे कहा, है बिग स्टमक ली, तुम भी हम लोगों को सिलेक्ट करने बाहर आए हो, क्या तुम्हें याद नहीं है? हम लोगों ने साथ में काम किया था, तुम मुझे सिलेक्ट करो ली। मैं तुम्हारे होम टाउन से हूं, हम दोनों एक ही गांव से हैं, हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्या तुम्हें याद नहीं है जब मैंने तुम्हें पैसे उधार दिए थे ताकि तुम पेट भरकर खाना खा सको? मैं तुम्हारे साथ उस लड़ाई में भी गया था जब तुम्हें उस आदमी से बदला लेना था। इस आदमी की बात सुनकर ने गुस्सा करते हुए कहा, हे बकवास बातें मत करो, मैंने कब किसी से झगड़ा किया था और कब तुम मेरा साथ देने आए थे? डूम्सडे लीजेंड फिल्म क्रू के बाकी लोग ली को नहीं जानते थे और ली उन्हें जानता था। जब सब लोगों ने देखा कि ली अपनी जान पहचान वालों को चूज कर रहा है तो सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो गए। सभी ग्रुप एक्टर्स यह बात मानते थे कि अपनी जान पहचान वालों के साथ काम करना ज्यादा आसान होता है, इसीलिए वह सब लोग ली के आसपास घेरा बनाकर खड़े हो गए।
सभी लोगों को लग रहा था कि ली के था सही कि वे लोग डूम्सडे लीजन क्रू में शामिल हो सकते हैं। लीजो खुद एक ग्रास रूट्स एक्टर रहा था, पर बहुत जल्दी एक सेलिब्रिटी बन गया। इसीलिए यह कहा जा सकता था कि ली अब एक सेलिब्रिटी था और रियल में एक हीरो था। तो सभी लोगों को लग रहा था कि वह लोग क्यों सेकेंडली जोसेफ नहीं बन सकते। रातों रात फेमस होने का जुनून उन सभी ग्रुप एक्टर्स को पागल बना रहा था, और इसका रास्ता उन लोगों को डूम्सडे लेजेंड ग्रुप से होकर जाता दिख रहा था। तभी ली के कानों में एक आवाज पड़ी, ली चूज मी आई एमर सेकंड अंकल। जैसे ही ली ने आवाज सुनी, वह एकदम हैरान हो गया और उसने अपने अंकल को देखकर उनसे कहा, यह क्या बकवास चल रही है? आप यहां पर क्या कर रहे हैं? क्या आपको अभी गांव में नहीं होना चाहिए था खेती करने के लिए? ली का सवाल सुनकर उसके सेकंड अंकल ने एक उम्मीद भरे चेहरे के साथ ली को देखा और उससे कहा, गांव में खेती करने से मुझे बहुत कम पैसे मिलते थे और मुझे लगा कि तुम्हारा यहां पर ब्राइट फ्यूचर है, इसीलिए मैं तुम्हारे सारे बहन भाइयों को मेरे साथ यहां ले आया। बच्चों में तो ज्यादा काबिलियत नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे उम्मीद लगाकर बैठा हूं कि तुम मेरी मदद करोगे। ली ने कंफ्यूज होते हुए कहा। छोटे बहन भाई ली सोच ही रहा था। तभी कुछ लड़के और लड़कियां जिन्होंने गंदे कपड़े पहने हुए थे, उसे एक साथ भैया भैया कहकर बुला रहे थे। ली कुछ और सोच पाता उससे पहले ही उसके अंकल ने कहा, बेटा मैं सोच रहा था कि जब से तुम एक सुपरस्टार बने हो, तुम्हें अपने आसपास बहुत सारे लोगों की जरूरत रहेगी जो तुम्हारा सामान उठा सके और तुम्हारी मदद कर सके। इसीलिए मैं इन सबको यहां पर ले आया गांव में। यह सब लोग खाली बैठे हुए थे। सोनिया, अगर तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो तुम अपनी बहन भाइयों को भी सुपरस्टार बनाने के बारे में सोच सकते हो। और इनके साथ साथ मुझे भी। अपने अंकल की बात सुनने के बाद ली हवा में देखकर कुछ सोचते हुए अपने अंकल से बोला, सेकंड अंकल, मैं अभी सिर्फ एक इंटर्न हूं और अभी तक सुप नहीं बना हूं, इसीलिए अभी मुझे असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। ली की बात सुनकर उसकी सेकंड अंकल ने नाराज होते हुए उससे कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम स्पष्टा नहीं हो? तुम अभी पूरी टीवी और इंटरनेट पर छाए हुए हो और फिर भी तुम इस बात को मानने से इनकार कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सेकंड अंकल और तुम्हारी छोटी बहन भाई इतनी बेकार है? खुद को छोटा बताकर तुम अपने जैसे बड़े स्टॉस का अपमान कर रहे हो। अपने अंकल की बात सुनकर ली बहुत ज्यादा परेशान हो गया और उसने असहाय होते हुए अपने अंकल से कहा, नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी काम में बिजी हूं। काम पूरा होने के बाद मैं आपसे आकर बात करता हूं, यह सही रहेगा। ठीक है ना? इतना कहने के बाद ली के आसपास खड़े लोग बिल्कुल बेसब्र हो गए और उन लोगों ने गुस्सा करते हुए कहा, यह बुढ़ा आदमी कहां से आया है और यह इतना रूडली बात क्यों कर रहा है? क्या यह भी यहां पर सुप बने आया है? उस आदमी के बात सुनकर वहां खड़े बाकी सब लोग हंसने लगे और ली के अंकल को यह कहते हुए डांटने लगे कि उन लोगों को काम करने दे बिना वजह परेशान न करें। जल्दी करो और यहां से साइड में जाकर खड़े हो जाओ। क्या तुमने कभी खुद को देखा है? तुम एक किसान हो और यहां पर एक्टिंग करने चले आए? पता नहीं कैसे कैसे लोग यहां अपने आप को ग्रुप एक्टर कह रहे हैं। बिना वजह इतना सारा शोर देखकर ली का दिमाग फटने को हो रहा था। अब उससे और ज्यादा यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम सब लोग शांत हो जाओ, अभी के अभी। ली की आवाज सुनकर सभी लोग एकदम शांत हो गए। ली ने अपने अंदर जितना भी दम था उसका इस्तेमाल कर पूरे जोश के साथ चिल्लाते हुए कहा, आप सब लोग अब सिर्फ मुझे सुनो। जब मैं बाहर आ रहा था तो डायरेक्ट ने मुझे एक क्राइटेरिया बताया और उसी के हिसाब से हमें लोगों को चुनाव करना है और इसके लिए हर कोई यह काम नहीं कर सकता। अगर मैं तुम लोगों को अंदर आने भी देता हूं तो फिर तुम सब लोगों को बाहर भेज दिया जाएगा। इसीलिए सब लोग बिना झगड़ा करें और आवाज करें, शांति से खड़े रहे और मुझे 1 बाय 1 अपने हिसाब से लोगों को चुनाव करने दे। जैसे ही ली ने यह बात कही, उसके पास जितने भी लोग खड़े थे एकदम से शांत हो गए और पहले की तरह पागलों की तरह बिल्कुल भी बिहेव नहीं कर रहे थे। पसीने यहां खड़ी सभी लोग जानते थे कि भले ही ली फेमस हो गया है, पर फिर भी वह ईसा वावस यहां पर सिर्फ एक इंटर्नशिप बॉय है और इस फिल्म का डायरेक्टर ही अपना फाइनल डिसीजन लेगा और वही बताएगा कि किसे रखना है और किसे नहीं। तभी उनमें से एक ग्रुप आर्टिस्ट ने कहा, ठीक है, अब हम लोग इसके लिए और ज्यादा लड़ाई नहीं करेंगे। ली, तुम डायरेक्टर के बताए हुए स्टैंडर्ड के हिसाब से जो लोग तुम्हें सही लग रहे हैं उन्हीं का चुनाव कर लो। उस ग्रुप आर्टिस्ट की बात सुनकर ली ने एक गहरी लंबी सांस ली, क्योंकि पिछले कुछ देर में ली ने इन लोगों का पागलपन देखकर अपने दिमाग को लगभग खाली कर लिया था।
2000 ग्रुप मेंबर्स को सिलेक्ट करने का काम 2000 लोगों को दिया गया था, जिसमें हर एक को 10 ग्रुप मेंबर्स को सिलेक्ट करके लाना था। यह काम बाकी लोगों के साथ ली को भी दिया गया था, जो एक ग्राउंड रूट आर्टिस्ट था। ली को वहां देखते ही सब लोग अलग अलग तरह ऐसे उसे याद दिलाने लगे कि वह लोग और ली एक दूसरे को जानते हैं और लिखो उन्हें ही सिलेक्ट करना चाहिए। कोई कह रहा था कि वह लोग एक ही गांव से हैं, तो कोई कह रहा था कि वह लोग पहले साथ काम कर चुके हैं। यह सब कुछ सुनकर ली बहुत ज्यादा परेशान हो गया। कोई भी उसे अपनी बात रखने ही नहीं दे रहा था। तभी नहले पर दल्ला उसके साथ यह हुआ कि गांव से उसके अंकल उसकी छोटी बहन भाइयों को साथ लेकर वहां पर आ गए और ली से कहने लगे कि वह अब शहर में ही रहेंगे उसके साथ और उसे ही उनका ख्याल रखना होगा। जैसे ही लीस ने अपने अंकल को देखा तो उसका कुचा सब्र भी जवाब दे गया और उसने माइक में जोर से चिल्लाते हुए सबसे कहा कि अब कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, सिर्फ उसकी बात सुनेगा। ली को इतना जोर से चिल्लाते हुए देखकर सभी लोग वहां पर शांत हो गए। तभी ली ने कहा कि उसे डायरेक्टर ने कुछ स्टैंडर्ड बताए हैं और उसी के हिसाब से उसे ग्रुप आर्टिस्ट का चुनाव करना है। इसीलिए कौन से स्टैंडर्ड में सीट बैठता है यह सिर्फ उसे पता है। इसीलिए वो उन्हीं लोगों को चुनाव करेगा और उन्हें अपने साथ अंदर लेकर जाएगा। जैसे ही वहां खड़े ग्रुप आर्टिस्ट ने यह बात सुनी, सभी लोग एकदम शांत हो गए, जो अभी तक बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे। ली जानता था कि अगर वह अपनी जान पहचान वालों को अंदर ले भी जाता है तो भी फाइनल डिसीजन डायरेक्टर का ही होगा और वह सिसेन कोपस जिन्हें रखेगा वही लोग वहां रुकेंगे और बाकी सब लोगों को वहां से भेज दिया जाएगा। जिस स्टैंडर्ड के बात ली कर रहा था उसमें उसके अंकल और उनके साथ आए उसके कजन बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे थे। वैसे तो ग्रुप आर्टिस्ट होने के लिए कोई बहुत ज्यादा स्किल नहीं चाहिए थी, पर जितनी भी चाहिए थी वह उसके अंकल और कजन में नहीं थी। सुबह का पूरा टाइम लगाकर जब इन 200 लोगों ने लगभग 2000 ग्रुप आर्टिस्ट को सिलेक्ट कर लिया तो उन लोगों को लाइन में लगाकर वे लोग डूम्सडे जेंट फिल्म के सेट के ऊपर ले गए। उन लोगों को देखकर बाकी सब लोग जल भुन रहे थे। एक साथ 2000 लोगों को लेकर शूटिंग करना बिल्कुल भी आसान बात नहीं थी। इन लोगों को डायरेक्शन देना और जो लोग सही नहीं कर रहे हैं उन लोगों को अलग से शूट करना बहुत मेहनत वाला काम था। इसीलिए डायरेक्टर नवीन ने पूरी दोपहर उन 2000 लोगों के साथ मान हसल की। डायरेक्टर ने उन सभी लोगों के कैरेक्टर को सेट किया जिन्हें सीन में दिखाया जाने वाला था और जो एक्शन वो लोग करने वाले थे उसे भी शूट किया गया। पूरी दोपहर काम करते करते डायरेक्टर नवीन बहुत ज्यादा थक गए और जब दोपहर में काम पूरा हो गया तो डायरेक्टर नवीन अपना थका हुआ चेहरा लेकर रेहान के पास चले गए। पूरी दोपहर रेहान वही साइड में खड़े होकर यह सब कुछ देख रहा था। वह जानता था कि डायरेक्शन पर काम इतना आसान नहीं है। जैसे ही उसने डायरेक्टर नवीन का थका हुआ चेहरा देखा तो उसने अपने बगल वाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, यहां बैठ जाइए, बैठकर बात करते हैं। डायरेक्टर नवीन सच में और देर तक जहां खड़े नहीं रह सकते थे। उन्होंने रेहान को थारे क्यों कहा और उस कुर्सी पर बैठ गए। दोपहर में माइक पर इतनी बार बोलते हुए उनका गला एकदम सूख गया था। इसीलिए उन्होंने अपने पास रखी पानी की बोतल और एक घूंट में ही पूरी बोतल खाली कर दी। डायरेक्टर नवीन को देखकर रेहान ने उससे पूछ, क्या आप इस दोपहर को प्रैक्टिस नहीं कर सकते? आपको देखकर लग रहा है कि आप इन सब से अभी तक संतुष्ट नहीं हैं। रेहान की बात सुनकर डायरेक्टर नवीन ने थोड़े उदासी से भरे शब्दों में कहा, यंग मास्टर रेहान, आप भी यह बात देख सकते हैं। इन लोगों की बेस परफॉर्मेंस फिर भी ठीक ठाक है, पर डिसिप्लिन बहुत ज्यादा खराब है। 2000 से ज्यादा ग्रुप आर्टिस्टिक एक साथ लार्ज स्केल पर आर्मी की लड़ाई लड़ते हुए दिखाए जाएंगे और इसके बाद स्पेशल इफेक्ट में यही लोग मिलियंस में दिखेंगे। इसीलिए डायरेक्टर नवीन इन लोगों के साथ इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे क्योंकि वह ये अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे। डायरेक्टर नवीन बस इतना चाहते थे कि यह मूवी और इसके अंदर शूट होने वाला यह सबसे बड़ा सीन एकदम परफेक्टली शूट हो और इसके लिए सिर्फ एक्टिंग स्किल होना काफी नहीं है। लोगों के बीच में आपसी सहयोग और कॉमन सेंस भी चाहिए। फिल्म के मामले में डॉक्टर नवीन बहुत ही सीरियस आदमी थे। अगर मूवी पूरी तरह से एकदम सही और उनके मुताबिक नहीं होती है तो यह बात उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। वह जिस सीन को जिस हिसाब से देखना चाहते हैं उसे वैसा देखने के लिए वह दिन रात मेहनत करने को तैयार रहते हैं।
और अपने साथ काम करने वाले लोगों से भी वह यही उम्मीद रखते हैं कि वह लोग भी उनका इसमें साथ दे, क्योंकि डायरेक्टर नवीन को लगता है कि अगर मूवी को एकदम रिलैक्स वे में शूट किया जाएगा तो मूवी और डेली शॉप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तभी रेहान ने थोड़ी चिंता करते हुए डायरेक्टर नवीन से पूछा, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? डायरेक्टर नवीन ने एक लंबी आह भरते हुए कहा, बहुत ही कम देखने को मिलता है कि युद्ध में किसी के भी मरने या मारने का सीन नहीं होगा, और दूसरी तरफ मेरी भी कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स है। रेहान ने थोड़ा परेशान होते हुए और कंफ्यूज होते हुए डायरेक्टर नवीन से पूछा, तुम्हारे साथ? अब तुम्हें क्या हो गया? फिर से डायरेक्टर नवीन ने थोड़ा दुखी होते हुए कहा, मेरे पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है। मुझे नहीं पता है कि बैटलफील्ड के सीन को किस तरह से प्रॉपर्ली अरेंज किया जाता है, और ऊपर से इस मूवी में यह सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट सीन है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं ऐसा कोई सीन बनाऊं जो पूरी तरह से गलतियों से भरा हो। रेहान ने भी थोड़ा परेशान होते हुए कहा, यह तो सच में काफी बड़ी दिक्कत है, मैंने बिल्कुल भी पहले इस बारे में नहीं सोचा था। रेहान ने अपनी आंखों की बोहों को चढ़ाते हुए कहा, जोई, लीजेंड ऑफ डूम्सडे, मुझे इस मूवी से बहुत उम्मीदें थी। मैं सच में चाहता था कि इस तरह की मूवी हमारे देश में एक बैच मार्क की तरह साबित हो। अचानक से यह इतनी बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई। अगर यह किसी और मूवी में होता तो शायद मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, पर यह मेरी पहली मूवी है और मैं इसके साथ इतनी बड़ी गलती नहीं होने दे सकता, चाहे जो हो जाए। फिलहाल मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, मुझे कुछ भी कर कर इस परेशानी का हल ढूंढना ही होगा। तभी डायरेक्टर नवीन ने रेहान से कहा, मुझे भी अभी सब कुछ बहुत बड़ी मुसीबत लग रही है। मैं यह सोचकर हैरान हूं कि मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालूं। क्या हमें स्क्रिप्ट बदल देनी चाहिए? डायरेक्टर नवीन की बात सुनकर रेहान ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए उनसे हाश तेन कहा, स्क्रिप्ट बदलना की मुश्किल काम हो सकता है। हमें बहुत ध्यान से स्विफ्ट के उस भाग पर काम करना पड़ेगा, वरना वह हमारे मेन कॉन्सेप्ट से मेल नहीं खाएगा और मूवी बनाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। सच कहूं तो आज मुझे काफी ज्यादा दिक्कत महसूस हो रही है, और फिर भी हमें किसी भी तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही होगा। रेहान की बात सुनकर डायरेक्टर नवीन ने जल्दी से रेहान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा और उससे पूछा, रेहान, क्या आपके पास इसका कोई सलूशन है? रेहान ने बिना किसी एक्साइटमेंट के कहा, सलूशन तो है, पर पता नहीं यह काम करेगा या नहीं। रेहान की बात सुनते ही डायरेक्टर नवीन बहुत खुश हो गए और रेहान को एक्साइट होकर बोले, यंग मास्टर, जल्दी से मुझे बताएं, आपके पास क्या सलूशन है? रेहान ने डायरेक्टर नवीन की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि ग्रुप परफॉर्मेंस में भी कॉमन सेंस ऑफ डिसिप्लिन नहीं है, जैसा आपने अभी बताया, और आपको भी इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आखिर में हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि किसी ऐसे इंसान को ढूंढे जिसे असल में इसकी नॉलेज है। रेहान की बात सुनने के बाद डायरेक्टर नवीन ने थोड़ा रखते हुए रेहान से कहा, एक कंसल्टेंट या गाइड के तौर पर इस तरह के इंसान को ढूंढना हमारे लिए काफी आसान रहेगा, पर मुझे लगता है कि असली प्रॉब्लम यह है कि इस तरह की प्रोफेशनल हमें बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए जो हमें इसके लिए गाइड कर सकें, और इस अनजान आइलैंड के ऊपर ऐसा आते इतने सारे लोग हमें कहां से मिलेंगे जिन्हें इसकी नॉलेज हो। डायरेक्टर नवीन के पास चिंता करने का अपना कारण था, क्योंकि इस वक्त जब ग्रुप आर्टिस्ट के पास करने के लिए कुछ नहीं होगा तो वह अपने आप को इस फील्ड में और इस तरह के सीन के लिए तैयार करने की कोशिश करेंगे, और प्रैक्टिस करने के लिए वह लिए लोग यहाँ आएंगे, जबकि डायरेक्टर नवीन को तुरंत ऐसे लोग चाहिए जो अच्छे से कॉमन सेंस के साथ यह सीन शूट करवा सकें, और हजारों की तादाद में ऐसे प्रोफेशनल लोगों का मिलना मुश्किल था। डायरेक्टर और रेहान को तो इस तरह आया कि अगर 15-20 लोग भी मिल जाए, उन लोगों के लिए यह सीन शूट करना आसान हो जाएगा। यही उम्मीद लगाकर वह लोग इस प्लान पर काम करने की सोच रहे थे। डायरेक्टर नवीन की चिंता को देखते हुए रेहान ने अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए डायरेक्टर से कहा, असल में मेरे पास सच में ऐसी मैन पावर है। जब से रेहान ने यह कंपनी शुरू की थी और जब से उसने अपनी वह पूरे गार्ड सिक्योरिटी सर्विस कंपनी शुरू की थी, तब से 6000 से भी ज्यादा रिटायर्ड सोल्जर्स उसकी प्रॉपर्टीज का ख्याल रख रहे थे। तो इसी बारे में बात करते हुए रेहान ने आगे बताया कि यह लोग सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और असल में फाइटिंग कर सकते हैं, चाहे इसके लिए शूटिंग में डिसिप्लिन की जरूरत हो या फिर किलिंग सीन की जरूरत हो। उन लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि उनके साथ यह दिक्कत थी कि वे लोग असल के सिक्योरिटी गार्ड थे और उन लोगों के पास फिल्म की शूटिंग जैसा पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है। यह लोग नहीं जानते कि यह सभी सिक्योरिटी गार्ड असल में मूवी के अंदर ग्रुप एक्टर्स के तौर पर यह फाइटिंग सीन कभी पाएंगे या नहीं।
रेहान ने अपने उन सोल्जर्स के बारे में डायरेक्टर नवीन को आगे बताते हुए कहा, तुम्हें हमारी ब्लैक किंगडम गार्ड कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। यह एक सिक्योरिटी सर्विस कंपनी है जो मेरे नाम से चलती है, और इस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं वह सभी रिटायर्ड सोल्जर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह सभी लोग एक ही बटालियन से आते हैं, इसीलिए इनकी डिसिप्लिन पर सवाल उठाने का चांस ही नहीं है। और यहां तक लार्ज स्केल के ऊपर लड़ी जाने वाली लड़ाई हो की पूरी नॉलेज और अरेंजमेंट के बारे में भी ये लोग अच्छे से जानते हैं। रेहान ने अभी अभी जो कहा उसे सुनकर डायरेक्टर नवीन बहुत ज्यादा डर गए। इतना ज्यादा डर गए कि वह लगभग डर के मारे अपने पेंट गीली करने वाले थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पूरी सेना की टुकड़ी, जिसमें 6000 से भी ज्यादा लोग हैं, वह रेहान के अंडर काम करते हैं। डायरेक्टर नवीन ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि कंपनी में वह जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स को अपनी नजरें झुकाए खड़े देखते हैं, उन सब का इतना अच्छा और बड़ा बैकग्राउंड है। रेहान की इतनी बड़ी ताकत को देखकर डायरेक्टर नवीन के मन में एक तूफान सा आ गया था। पूरी आर्मी एक इंसान के हाथ में थी और वह सभी लोग रेहान के लिए पूरी तरह समर्पित थे। हालांकि वे सब रिटायर हो गए हैं, फिर भी असली सैनिक, जिन्हें सच में आग और खून जैसे उन लम्हों का असल में एक्सपीरियंस है, वह लोग आम लोगों से कितने ज्यादा अलग होते हैं। इसीलिए रेहान को किसी से भी डर नहीं लगता था। इतने बड़ी आर्मी जो इंसान अपने साथ लेकर घूमता है, भला उसे धमकाने की किसमें हिम्मत होगी। अपने दिमाग को शांत करने के बाद और फिर से थोड़ा पानी पीकर अपने दिल में चल रही हलचल को शांत करने के बाद डायरेक्टर नवीन ने धीरे से रेहान से कहा, यंग मास्टर, क्या आप उन्हें यहां बुला सकते हैं? रेहान ने अभी भी शांत लहजे में ही डायरेक्टर नवीन से कहा, उन लोगों को यहां बुलाना कोई बड़ी बात नहीं है। दिक्कत यह है कि उन लोगों को फिल्म बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता है। क्या आपको इस बात का डर नहीं है कि इससे कुछ गलत भी हो सकता है? डायरेक्टर नवीन ने हंसते हुए कहा, हा, इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? मैं ऐसे असली वीरों को अपनी फिल्म में चाहता हूं जिन्होंने असल में युद्ध में मैदान में लड़ाई लड़ी है। इन सब से मूवी और भी ज्यादा असलियत के करीब दिखेगी जब वे बनकर तैयार होकर आएगी। रेहान को अभी तक फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसे किसी भी बड़ी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था जो उसे मुश्किल में डाल देते थे। पर अभी जो प्रॉब्लम आई थी वह सच में बहुत बड़ी थी और उससे निपटने का रेहान और डायरेक्टर नवीन दोनों को ही कोई भी सलूशन नहीं दिख रहा था। तभी बातों ही बातों में रेहान ने अपने टाइगर गार्ड कंपनी के बारे में डायरेक्टर नवीन को बताया, जिसे जानने के बाद डायरेक्टर नवीन के होश ही उड़ गए थे। उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि रेहान के अंड में इतने सारे रियल सोल्जर्स काम करते हैं और वह सभी लोग रेहान के लिए बहुत ज्यादा ओबेडेंट भी हैं। और सबसे बड़ी बात, उन सभी को जिस सीन के लिए यहां बुलाने का सुझाव रेहान ने दिया था। डायरेक्टर नवीन ने रेहान से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, क्या आप उन लोगों को यहां सेट पर बुला सकते हैं? डायरेक्टर नवीन के बाद मानते हुए रेहान ने उनसे सिर्फ इतना कहा, उन लोगों को यहां बुलाना बड़ी बात नहीं है। दिक्कत यह है कि उन लोगों ने कभी भी पहले फिल्म के लिए काम नहीं किया है और शायद कभी कैमरा फेस भी नहीं किया है। इसीलिए मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा, उन लोगों को शूटिंग एरिया में रखकर उनसे शूट करवाना। रेहान की बात सुनकर डायरेक्टर नवीन जोर जोर से हंसने लगे और फिर रेहान से कहने लगे, इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? मैं उन असली योद्धाओं के साथ फिल्म शूट करना चाहता हूं जिन्होंने असली जंग के मैदान में युद्ध किया है और उन्हें पता है कि किस तरह से जंग जीती जाती है। डायरेक्टर नवीन ने एक गहरी लंबी सांस ली और उसके बाद अपनी बात को जारी रखते हुए रेहान से कहा, जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप एक्टिंग में ऐसा कोई भी पोटेंस नहीं है और जितना मैं देख सकता हूं, मुझे लगता है कि उनका मूवी पर कोई खास असर नहीं होने वाला है। हाँ, अगर हम इस मूवी को डिटेल में लाना चाहते हैं तो हमें उनके साथ ग्रुप एक्टिंग करनी होगी। रेहान ने सहमत होते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। यह बात सच है कि अगर ग्रुप एक्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसका होना या ना होना मूवी के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल रहा है, तो इसका मतलब बिना वजह इन लोगों को रखने का कोई मतलब नहीं है। खास करके अगर वह सीन के अंदर ग्रुप एक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो फिर यह कोई फिक्शन से ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। डायरेक्टर नवीन ने एक्साइटेड होकर रेहान से कहा, यंग मास्टर कार्तिक, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आपके पास मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन होगा। मैंने बिना वजह ही पूरी दोपहर इतनी ज्यादा मेहनत की और बिना वजह खुद को इतना ज्यादा थका लिया। रेहान ने हाँ मैं अपना सिर हिलाते हुए डायरेक्टर नवीन से कहा, ऐसा बहुत कम होता है जब हमारे दोनों हाथों में लड्डू हो और मुझे नहीं लगता कि यह सिचुएशन आपके लिए अभी आ गई है।
क्योंकि मेरे पास मैन पावर तो है और उन लोगों के पास एक्टिंग स्किल नहीं है। अभी भी आपको लगता है कि वह लोग आपके लिए एक्टिंग कर पाएंगे? डायरेक्टर नवीन ने रेहान को रिलैक्स करते हुए कहा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सोल्जर के मेन कैरेक्टर को अच्छे से परफॉर्म करना है। बाकी लोग अगर नॉर्मल तरह से भी परफॉर्म करेंगे तो भी चल जाएगा। जितनी जल्दी हम लोग इन्हें बुलाएंगे और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे देंगे, उतनी जल्दी हम लोग ये सीन शूट कर पाएंगे। डायरेक्टर नवीन रेहान से ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी। उन्हें विश्वास था कि पूरी साजिश पूरी आदमी जल्दी ही यहां पर होगी, और अगर इन लोगों ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है तो फिर इन लोगों को कुछ और सिखाने की क्या जरूरत है। वे लोग बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाएंगे। जब रेहान ने देखा कि डायरेक्टर नवीन को कोई दिक्कत नहीं है, तो रेहान ने भी अपनी हामी भर दी और उनसे कहा, ठीक है, फिर मैं उन लोगों को इन्फॉर्मेशन को पहले रिच सेकंड जनरेशन का लड़का है जो बिना मतलब के अपने पैसे खर्च नहीं करता और हर जगह सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है। यहां तक कि वह गरीब लोगों के बारे में सोचता तो नहीं है। और यहां तक कि रेहान ने पहले बहुत सारे पैसे उन चीजों में खर्च किए हैं जो डायरेक्टर नवीन को फिजूल खर्चे लगते थे। ना जाने कितने ही लोग अपनी पूरी जिंदगी में जितने पैसे नहीं कमा पाते, उससे ज्यादा तो रेहान एक बार में खर्च करके आ जाते हैं। कभी प्राइवेट प्लेन के नाम पर तो कभी कैसे बढ़ और महंगी गाड़ी को खरीदकर रेहान की इसी तरह की फिजूल खर्ची देखकर डायरेक्टर नवीन रेहान को कई बार घृणा से देखते थे। और अब रेहान को इतना नजदीक से जानने के बाद डायरेक्टर नवीन के मन से रेहान के लिए यह सारी भावनाएं पूरी तरह मिट गई थी और उनकी जगह उनके दिल में रेहान का बहुत ज्यादा डर बैठ गया था। क्योंकि जिस हिसाब से रेहान ने चुपचाप अपने साथ इतनी बड़ी फौज तैयार कर रखी थी और इस बारे में किसी को कुछ पता तक नहीं था, और साथ ही साथ रेहान हमेशा लो प्रोफाइल रहता था, हमेशा ऐसे ही दिखाता था जैसे वह सिर्फ एक एंटरटेनमेंट कंपनी का मालिक है। क्या कोई बिजनेसमैन है, जबकि उसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्स थे जिसका दिमाग उसने कभी नहीं किया था। और अभी अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेहान ने जो चालाकी दिखाई थी, उसने तो डायरेक्टर नवीन को एकदम हैरान कर दिया था। डायरेक्टर नवीन अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे थे कि इस वक्त वो रेहान के लिए काम कर रहे थे, जो सच में इतना पावरफुल है और जिसका बैकग्राउंड इतना ज्यादा डरावना है। मलाइका बार बार किस्से पंथा लेकर खुद का ही नुकसान किए जा रही थी। मलाइका को तो खुद को खुशनसीब समझना चाहिए जो रेहान ने अभी तक उसे जिंदा छोड़ा हुआ है, वरना रेहान अगर सोच भी ले तो यह हेवन क्वीन मलाइका राख में मिलकर खाक हो जाएगी और दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाएगी। डायरेक्टर नवीन को इतना सोचता हुआ देखकर रेहान ने अपने हाथों को डायरेक्टर नवीन की आंखों के सामने ले जाते हुए उनसे कहा, क्या बात है डायरेक्टर नवीन, आप कहां खोए हुए हैं? क्या आप कुछ सोच रहे हैं? रेहान की आवाज सुनकर डायरेक्टर नवीन अपने ख्यालों से बाहर आए, और जैसे ही उन्होंने देखा कि रेहान की नजर दूसरी तरफ है, तो उन्होंने तुरंत अपने माथे पर आया हुआ पसीना पूछ लिया, जो रेहान की ताकत को से पूछकर ही डर के मारे उनके माथे पर आ गया था। रेहान ने डायरेक्टर नवीन से पूछा, शूटिंग के लिए आपको कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? मुझे आगे गार्ड को इन्फॉर्म करना है। डायरेक्टर नवीन कैलकुलेट करते हुए कहा। रेहान, यही कोई लगभग 2000 लोगों की। रेहान ने पूछा, 2000 लोग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हमें इन सब की जरूरत आज नहीं है। मैंने सही कहा ना? डायरेक्टर नवीन ने अपनी प्लानिंग रेहान को बताते हुए थोड़ा घमंड के साथ कहा, हाँ, इन लोगों की जरूरत पड़ेगी। मैं सोच रहा हूं कि जब हमारे पास इतने अच्छे साधन हैं, तो हमें बड़े लेवल के ऊपर इस सीन को शूट करना चाहिए। हम लोग जो नए एक्टर्स हायर किए हैं, उन्हें भी अपने साथ रखें। मैं ऐसा सीन शूट करना चाहता हूं जिसमें एक साथ 4000 ग्रुप आर्टिस्ट नजर आएंगे। रिहानी या प्रोफेशनल ग्रुप परफॉर्मेंस के साथ इन लोगों की पुरानी आइडेंटिटी बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसे पहले थे, एक सोल्जर किंग की तरह। साथ ही साथ रेहान ने एक पूरे एडवाइजरी ग्रुप को हायर कर लिया था, एक मूवी कंसल्टेंट के तौर पर। यह सब कुछ काफी अच्छा था। इतने अच्छे ग्रुप एक्टर्स को पाकर डायरेक्टर नवीन का दिन बहुत खुश हो गया था। उन्होंने अभी से इमेजिंग करना शुरू कर दिया था। अब उनके लिए 2000 ग्रुप एक्टर्स के साथ डील करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर वह करना चाहे तो वह बहुत सारे लोगों के साथ अब एक साथ शूटिंग कर सकते हैं। पहली बार 4000 लोग एक साथ किसी सीन को शूट करेंगे, और वह भी इतने बड़े स्केल के ऊपर। रेहान डायरेक्टर नवीन की बात समझ गया था। उसे समझ आ गया था कि डायरेक्टर नवीन न्यूली रिक्रूटेड एक्टर्स 2000 गार्ड्स को कह रहे हैं।
और जल्दी से जल्दी वह उन सभी को यहां सेट पर देखना चाहते हैं। रेहान ने तुरंत अपना फोन निकालकर अपने सिक्योरिटी गार्ड हेड रमेश जी को फोन मिलाया। दूसरी की तरफ से तुरंत जवाब आया, यंग मास्टर कार्तिक, क्या आपने मुझे याद किया? रमेश जी को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग रेहान को अभी भी इसी आइलैंड पर होना चाहिए था, और ऐसे में रेहान ने अचानक ही उन लोगों को कॉल कर दिया। रेहान ने बिना इधर उधर की बात किए सीधे रमेश जी से कहा, 2000 लोगों को इस आइलैंड के ऊपर आने के लिए भेजो। तुम लोगों को आज रात को ही निकलना होगा और कल सुबह यहां पहुंचना होगा। क्या तुम लोग यह कर पाओगे? रेहान जिस हिसाब से बोल रहा था उससे ऐसा लग रहा था जैसे वह पूछ भी रहा है और बता भी रहा है। रमेश जी ने एकदम स्ट्रेट खड़े होते हुए रेहान को जवाब दिया, आप चिंता मत कीजिए रेहान, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कल सुबह टाइम पर आपको वहां मिलूंगा। रमेश जी की बात सुनकर रेहान ने उन्हें फिर से ऑन ऑर्डर देते हुए कहा, वेरी गुड, तुम और एडवाइजरी ग्रुप जितनी जल्दी हो सके यहां आ जाओ। रमेश जी ने एकदम जोशीली आवाज में जवाब दिया, यस यंग मास्टर। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेहान को अचानक से इतने सारे लोगों की जरूरत क्यों पड़ गई। उसे लग रहा था कि यह बहुत बड़ा मिशन है, वरना रेहान को इतने लोगों की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। रमेश जी काफी ज्यादा एक्साइटेड था इस कंपनी का हिस्सा बनने के बाद आज जाकर उसे कहीं मौका मिला है कुछ अच्छा करने का। वह जिस पुराने सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम कर रहा था वहां उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ चिकन काटने के लिए ही वहां पर है। रमेश जी ने अपने पास खड़े अपने सब ऑनर्डिनेंस को ऑन ऑर्डर दिया, सभी लोगों को मेरा ऑन ऑर्डर दो कि मुझे यहां आकर मिले। सब ऑनर्डिनेंस ने तुरंत पूरे जोश के साथ जवाब दिया, यस चीफ। और उसकी इतना कहते हैं टाइगर गार्ड। बेस में लगातार एक अजीब सी रिंगटोन बजने लगी। कुछ ही पल में देखते ही देखते बहुत सारे लोग अलग अलग बिल्डिंग से बाहर आकर एक जगह इकट्ठा हो गए, क्योंकि टाइगर के गार्ड्स रेहान की कुछ प्रॉपर्टीज का ख्याल रखने के लिए जिम्मेदार थे। और यहां पर सिर्फ कुछ ही प्रॉपर्टी थी जो रेहान के नाम थी। यहां बहुत ज्यादा लोग नहीं थे जिनकी जरूरत इस काम में ली जाए। जिस हिसाब से इमरजेंसी बेल रिंग हुई थी उसी हिसाब से सब लोगों को पता चल गया था कि कोई बड़ा मिशन है। उस कंपनी में अभी भी बहुत सारे एम्प्लॉय थे जो बेस ट्रेनिंग में अपन ऑन ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। उन लोगों को भी लग रहा था कि फाइनली अब वे लोग एक अच्छे मिशन पर जा सकते हैं। ब्लैक किंगडम के सारे सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। वे लोग जितनी जल्दी हो सकता था इतनी जल्दी उस खाली मैदान में आकर इकट्ठे हो गए जहां आने का उन्हें ऑन ऑर्डर दिया गया था, और बेसब्री से रमेश जी के ऑन ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे जो वहीं पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। तभी विमान ने तेज आवाज में कहा, रेहान ने ऑन ऑर्डर दिया है, 2000 लोगों को उस आइलैंड के ऊपर जाना है। तभी उन सिक्योरिटी गार्ड की भीड़ में से किसी ने कहा, बॉस मुझे सिलेक्ट कीजिए, हम सब लोग साथ जाएंगे बॉस। हमारी टीम 2 को जाने दीजिए बॉस, हमारी टीम 3 को वहां जाने दीजिए। पूरे दिन देश में बैठे बैठे हम लोग मोटे हो गए हैं, अब हम लोगों को ग्राउंड फील्ड पर जाकर काम करना होगा। रमेश जी ने देखा कि सभी लोग लड़ने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हैं। रेहान ने अपनी गर्दन हां में हिलाई और अपने ख्यालों में सोचने लगा कि उसके जनमास्टर ने इन लोगों को फ्री में बैठकर खाने के लिए नहीं रखा है, वही अब सब कुछ करेगा। तभी उसके सब ऑनर्डिनेंस ने कहा, बॉस आपने अभी तक यह बात क्लियर नहीं की है कि बॉस ने इतने सारे लोगों को, लगभग 2000 लोग को अचानक से उस आइलैंड 1000 पर क्यों बुलाया है। हां, 2000 लोग छोटी बात नहीं है, हमें इतने सारे लोगों की जरूरत क्यों है? कहीं बॉस ने कोई बड़ी मुसीबत तो अपने सिर नहीं ले ली है? उस साइलेंट हिज ऊपर हो सकता है जो तुम कह रही हो वह सच हो, वरना इतने सारे लोगों की जरूरत एकदम से नहीं पड़ती। हमें अभी भी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना है। रमेश जी ने भी अपने मन में सोचा कि शायद रेहान को इतने सारे लोग इसीलिए चाहिए ताकि हम लोग वहां जाकर किसी को सुरक्षा दे सके। जैसे ही डायरेक्टर नवीन को रेहान की असली ताकत का पता चला तो उनके होश उड़ गए और उन्हें रेहान से डर लगने लगा कि रेहान की ताकत के बारे में सोचकर ही उनके माथे पर ठंडे पसीने आने लगे, जिन्हें उन्होंने रेहान से बचते बचाते जल्दी से पूछ लिए और खुद को नॉर्मल कर लिया, और साथ ही साथ अपने मन में सोचने लगे कि अपोनेंट एक्टर और मलाइका खुशकिस्मत हैं जो उसकी इतनी गलती करने के बाद भी रेहान ने अभी तक उसे बख्शा हुआ है, वरना अगर रेहान इस बारे में सोच भी ले तो मलाइका का अंश भी इस धरती पर नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ रेहान ने अपने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को इन्फॉर्म कर दिया था, मुझे सुबह तक 2000 बॉडीगार्ड है जो ऑलन के ऊपर चाहिए।
और इसके लिए उन लोगों को सुबह ही निकलना पड़ेगा अपने बॉस का ऑन ऑर्डर। मिलते ही टाइगर सिक्योरिटी गार्ड का चीफ रमेश एक पल के लिए खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि अचानक से उसके बॉस ने 2000 बॉडीगार्ड मांग लिए थे, और वह भी अचानक से, जिससे रमेश जी को लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा मिशन है जिसके लिए उनके बॉस को इतने लोगों की जरूरत है। और यह सोचकर ही रमेश जी बहुत ज्यादा खुश हो गए। क्यों? क्योंकि जब से वह यहां आया था तब से उसे कोई भी एक्साइटेड काम नहीं मिला था। जैसे ही बाकी गार्ड्स को यह बात पता चली तो वे लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो गए, और सब लोग चाहते थे कि जाने वाले 2000 गार्ड्स की लिस्ट में उनका भी नाम हो। हालांकि इतने सारे लोगों की एक साथ डिमांड बहुत ज्यादा थी। सबको पता होना चाहिए कि ये सभी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉमेट स्ट्रेंथ रखते हैं, और अगर इनमें से 100 लोग भी इकट्ठा होकर कुछ करना चाहे तो पूरे देश में हंगामा मचा सकते हैं। और फिर रेहान ने तो 2000 लोगों को एक साथ बुलाया है, जो किसी भी स्मॉल या मिडिल साइज देश को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए काफी थे। अगर उन लोगों के हाथों में हथियार दे दिए जाएं, तो रमेश ने तुरंत सबको ऑर्डर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे एग्जैक्टली किन लोगों को वहां भेजना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने उनके बॉस को धमकाने की कोशिश की है, पर एक बात तो लगती है कि मैं उन्हें राख में मिलाकर रहूंगा। अपने सबॉर्डिनेट के इतने सवाल सुनकर रमेश जी ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, मुझे ज्यादा डिटेल्स के बारे में नहीं पता है। रेहान ने सिर्फ हम लोगों को वहां जल्दी जाने के लिए कहा है। वह हमसे कल सुबह उस आइलैंड के ऊपर मिलना चाहते हैं। रमेश जी की बात सुनकर सभी लोग हो हल्ला करने लगे। मुझे लगता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इसीलिए इतनी जल्दी हम लोगों को बहुत रुलाया है। वह आइलैंड हमारे मुंबई से बहुत ज्यादा दूर है। हम लोग पूरी रात कैसे सरवाइव करेंगे? तुमने सही कहा, 2000 लोग एक साथ वहां पर नहीं जा सकते। यह सब कुछ कैसे पॉसिबल होगा? इतने सारे लोगों को ले जाने के लिए पता नहीं कितनी ज्यादा प्लेन की जरूरत पड़ेगी। रमेश जी ने उन सब लोगों को शांत करते हुए कहा, हम लोगों को वहां जाना ही होगा। स्टार मून होटल के मैनेजर ने हमारे लिए प्राइवेट प्लेन अरेंज कर दिया है। जब से स्टार मून होटल की ओपनिंग हुई थी तब से इस पूरे होटल की रेपुटेशन आसमान छू रही थी। पूरे मुंबई में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने इस होटल के बारे में नहीं सुना हो। इस होटल में ज्यादातर कस्टमर इसकी रेपुटेशन और फेम देखकर ही आते थे, और यह होटल लगभग हमेशा ही कस्टमर से भरा रहता था। और यह बात बाकी 5 स्टार होटल को बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। इतने समय में रेहान ने स्टार मून होटल से कोई भी प्रॉफिट नहीं लिया, बल्कि रेहान ने इसे इमरान को दे दिया था ताकि वह इस होटल के स्केल को और डेवलप करें और इसे और बेसिक बड़ा सा बनाए। इमरान भी एकदम बफदर था और उसने तुरंत उन पैसों से 10 लार्ज पैसेंजर प्लेन खरीद लिए थे ताकि होटल को फायदा हो और हर पैसेंजर प्लेन में 200 से ज्यादा लोग आ सकते हैं। और अब टाइगर के सिक्योरिटी गार्ड इन्हीं को यूज करके टाइम पर वहां पहुंचने वाले थे। क्या बात है, प्राइवेट प्लेन में बैठना बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। मैंने सुना है कि जो 10 पैसेंजर प्लेन स्टार मून होटल में लेकर आए हैं वो सभी बहुत ही लिक्सियन हैं, और जो गेस्ट इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें इसमें बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाता। पर आज हम लोग इसको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करेंगे। जैसा हमने बहुत से एक्सपेक्टेशन की थी वैसा ही बॉस ने किया। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो वह हमारे बॉस कैसे होते? रमेश जी ने देखा कि सभी लोग धीरे धीरे एक दूसरे से बात कर रहे हैं और पैशनेट होकर कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तभी उसने अपना हाथ दिखाते हुए सभी को शांत रहने के लिए कहा और फिर उनसे से बोला, ऑल राइट, हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग यहाँ आराम से बात कर सके। टीम 1 और टीम 2 जल्दी से अपना सामान पैक करो और 10 मिनट में प्लेन्स पर जाकर बैठ जाओ। जैसे ही टीम 1 और टीम 2 के कैप्टन ने अपना नाम सुनाओ तो उन दोनों ने पूरी एक्साइटमेंट के साथ स्ट्रेट होकर जवाब दिया, यस चीफ। इन दिनों ये दोनों ही टीम बेस में रुकी हुई थी और अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रही थी, जबकि इन दोनों की टीम में सबसे ज्यादा लोग थे। और अगर देखा जाए तो बाकी 4 टीम के कुछ लोग ड्यूटी पर थे और वह लोग इतनी जल्दी रिस्पांस नहीं दे सकते थे। इसीलिए विमन ने इन 2 टीम को चुना। टीम 1 और टीम 2 सबसे ज्यादा लकी हैं। यह सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि यह लोग अभी ट्रेनिंग बेस में हैं। अगर इन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया तो बॉस जरूर इन लोगों को अच्छा रिवॉर्ड देंगे। बॉस ने हमेशा हम लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, पर हम लोगों को बहुत कम चांस मिलता है। उनके लिए कुछ करने का सच में टीम 1 और टीम 2 बहुत ज्यादा लकी है जो वह लोग बॉस के काम आ रही हैं। अब बाकी टीम के कैप्टन को इन दोनों टीम के कैप्टन से जलन हो रही थी। उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि रेहान ने उन्हें किस मिशन के लिए बुलाया है।
वह तो बस ये सोच रहे थे कि यह लोग उस मिशन के ऊपर बहुत मजे करेंगे। लगभग 10 मिनट से भी पहले टीम 1 और 2 के कैप्टन और बाकी लोग उस मैदान में आकर इकट्ठा हो गए और अपने चीफ के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे ताकि वह लोग वहां से अपने मिशन के लिए निकल सके। उस मैदान में बाकी टीम के साथ जनरल स्टाफ भी था। रमेश जी ने मिशन के लिए जाने से पहले जो लोग अभी उसी जगह रुक रहे थे, रिहान की प्रॉपर्टी का ख्याल रखने के लिए उनसे कहा कि मुझे नहीं पता है कि इस बार हम लोग कितने दिनों तक उस आइलैंड के ऊपर मिशन के लिए रुकेंगे। आप सभी लोग जो यहाँ पर रुक रहे हैं, यहाँ रुककर अपना सिक्योरिटी काम पूरा करें और अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाएं। हमारी वजह से बॉस को और उनके बिजनेस को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने पूरे जोश के साथ कहा, चीफ, आपको हम लोग कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि बॉस की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे और जो कोई भी इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। रमेश जी ने उन सभी को पूरे विश्वास के साथ देखा और उनसे कहा, ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रमेश जी ने सभी 2000 लोगों को एयरपोर्ट के ऊपर जाने के लिए कहा ताकि वहां से वे लोग जल्द से जल्द रिहान की बताई हुई जगह पहुंच सके। लगभग आधी रात के समय जब पूरे आसमान में कोई फ्लाइट नहीं उड़ रही थी, उस वक्त मुंबई एयरपोर्ट से 10 लग्जरियस बड़ी पैसेंजर प्लेन्स ने उड़ान भरी और हज़ा आइलैंड की तरफ निकल पड़े। वहीं पर है जो हमें डायरेक्टर नवीन ताजमहल 5 स्टार होटल में अपना डिनर करके बाद रिहान से मिलने के लिए चले गए। उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब वह रिहान से चाहते थे। डायरेक्टर नवीन ने रिहान से पूछा, रिहान, आपने जिन 2000 लोगों के बारे में मुझे बताया था, क्या वह लोग कल आ रहे हैं? रिहान ने पूरे यकीन के साथ डायरेक्टर नवीन से कहा, आप चिंता मत कीजिए, वह लोग वहां से निकल चुके हैं। कल सुबह हमारे शेड्यूल के हिसाब से वह सभी लोग टाइम पर यहां पर पहुंच जाएंगे। रिहान की बात सुनने के बाद भी डायरेक्टर नवीन के मन में बहुत ज्यादा हैरानी थी। वह सोच रहे थे कि सिर्फ एक फोन कॉल से कैसे 2000 लोग रातों रात इतने 1000 किलोमीटर दूर से यहां पर उड़कर आ सकते हैं। रिहान ने डायरेक्टर नवीन को अपने फोन में लोकेशन दिखाई, जो इस वक्त उन लोगों की रियल और लाइव लोकेशन थी जिस तरह की स्पीड ये लोग काम में दिखा रहे थे। उसे देखकर डायरेक्टर नवीन थोड़ा सा डर गए थे। डायरेक्टर नवीन सोच रहे थे कि कौन सा दूसरा बड़ा परिवार इतना ताकतवर हो सकता है जो मिनटों में इतना सब कुछ कर सके। इस वक्त डायरेक्टर नवीन को रिहान के ऊपर और उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत दोनों पर पूरा विश्वास हो गया था। बदकिस्मती से डायरेक्टर नवीन के अलावा रिहान की छुपी हुई ताकत को और कोई नहीं जानता था। डायरेक्टर नवीन ने रिहान से वादा करते हुए उसे कहा, रिहान, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इस बात को राज ही रखूंगा। डायरेक्टर नवीन को लग रहा था कि रिहान एक लो प्रोफाइल इंसान है और वह नहीं चाहता कि उसकी छुपी हुई इन खतरनाक ताकत के बारे में किसी को भी पता चले। जब असली टाइम आएगा तब रिहान खुद ही अपने दुश्मनों को अपनी ताकत से रूबरू करवाएगा। एक और बात थी जिससे डायरेक्टर नवीन थोड़ा डर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि क्योंकि डायरेक्टर नवीन को रिहान की इस छुपी हुई ताकत का पता चल गया है, इसीलिए हो सकता है कि रिहान अपने इस राज को छुपाने के लिए और सारे गवाहों और सबूतों को मिटाने के लिए डायरेक्टर नवीन को मरवा दे। इसीलिए डायरेक्टर नवीन ने खुद ही रिहान को वादा करते हुए यह कह दिया कि वह किसी से इस बारे में कुछ नहीं कहेगा। हालांकि रिहान ने इस बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। जब से रिहान ने इस टाइगर सिक्योरिटी गार्ड कंपनी को खरीदा था, तब से कभी भी रिहान ने इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। रिहान ने यह कंपनी एक ही का कारण से खरीदी थी। वह चाहता था कि उसे कुछ अच्छे गार्ड्स मिल जाए जो उसकी प्रॉपर्टीज का और बिजनेस का ख्याल रख सके, और ऐसी तो कोई भी बात नहीं थी। जितना ज्यादा डायरेक्टर नवीन ने अपने दिमाग में सोच लिया था। इसीलिए जैसे ही रिहान ने डायरेक्टर नवीन का प्रॉमिस सुना तो रिहान को यह सब बातें बिल्कुल समझ नहीं आई। रिहान ने थोड़ा उत्साहित होते हुए डायरेक्टर नवीन से पूछा, ये क्या बकवास कर रहे हो? आपको किसने कहा है अपना मुंह बंद रखने के लिए? रिहान का सवाल सुनकर डायरेक्टर नवीन एक पल के लिए तो एकदम शॉक हो गए और फिर थोड़ा घबराते हुए बोले, ओ डॉट वू हा, मुझे कुछ नहीं पता रिहान, मैं जा रहा हूं आराम करने के लिए। और इतना कहकर डायरेक्टर नवीन एक ही पल में रिहान की आंखों से ओझल हो गए। रिहान कई देर तक उलझन में सोचता रहा कि डायरेक्टर नवीन की कहने का मतलब क्या था, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन सुबह उतरने से पहले
हिजू एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट की तरह दिख रहा था, क्योंकि उस वक्त आसमान में नो फ्लाईओवर टाइम के अंदर पूरा आसमान लग्जरी प्लेन से भरा हुआ था। कुछ ही देर में 10 लग्जरी लार्ज कमर्शियल एयरक्राफ्ट जमीन पर लैंड हुए। तब केबिन का डोर ओपन हुआ और एक साथ बहुत सारे लोग ब्लैक सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में उस प्लेन से बाहर निकले और उसके बाद वे सभी लोग एयरपोर्ट के खुले जगह पर एक जगह लाइन से खड़े हो गए। उसके बाद हिजू एयरपोर्ट के ऊपर आसमान में वह सभी एयरक्राफ्ट बहुत ही तेजी से उड़ते हुए वहां से वापस मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। इतने सारे एयरक्राफ्ट को एक साथ आसमान में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आसपास खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए हों। रमेश जी और उसके बाकी सभी सबऑर्डिनेट गार्ड एक रात में हजारों माइल का सफर तय करके आए थे। वह सभी लोग अभी भी यही सोच रहे थे कि रेहान उन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन देने वाला है, इसीलिए उसने उन्हें यहां बुलाया है। जैसे ही वे सब लोग प्लेन से बाहर आए तो उन सब के दिल में अपने दुश्मन के लिए जो दुश्मनी छुपी हुई थी वह एकदम से बाहर आ गई और वह सब लोग पूरे जोश में आ गए। जैसे ही रेहान के बॉडीगार्ड्स को रेहान का ऑर्डर मिला, सभी लोग तुरंत तैयार हो गए और अपने बॉस के लिए अपनी जान हाजिर करने की बात करने लगे। रेहान के पास 6000 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड थे और सभी लोग एक से बढ़कर एक टैलेंटेड और सबसे बड़ी बात एक ही बटालियन के थे। तभी उन 6000 बॉडीगार्ड्स के चीफ गार्ड रमेश जी को जब यह बात पता चली तो वह सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि वह चाहते थे कि वह एक ना एक बार रेहान को अपना टैलेंट दिखाए जो उसे अब तक दिखाने का मौका नहीं मिला था। थोड़ी देर बाद लगभग 2000 बॉडीगार्ड 10 लग्जरी एयरक्राफ्ट में बैठकर मुंबई एयरपोर्ट से रवाना हुए और सुबह सुबह टाइम पर ही सब लोग उस आइलैंड के ऊपर पहुंच गए। सभी लोग पूरी तरह जोश से भरे हुए थे, क्योंकि उन सबको लग रहा था कि रेहान ने इतने सारे लोगों को एक साथ बुलाया है तो बहुत बड़ा मिशन हो, वरना रेहान खुद ही यह छोटी मोटी बातें हैंडल कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ रेहान की ताकत को देखकर डायरेक्टर नवीन की जान हलक में आई हुई थी। वह खुद से ही बहुत कुछ इमेजिन किए जा रहे थे, जैसे कि रेहान हो सकता है कि उनको मरवा दे, ताकि जो राज रेहान ने डायरेक्टर नवीन को बताया है, डायरेक्टर नवीन उसे किसी को भी ना बताए। सुबह एयरपोर्ट के ऊपर जैसे ही वह 10 लग्जरी एयरक्राफ्ट उतरकर जमीन पर लैंड हुए तो उसमें से एक साथ बहुत सारे गार्ड्स ब्लैक ड्रेस पहनकर बाहर निकले। उन्हें देखकर एक बार तो कोई भी डर जाए और साथ ही साथ उन लोगों को देखकर इंप्रेस भी हो जाए, क्योंकि यह नजारा बहुत ही कम देखने को मिलता है। और वहां खड़े हुए कुछ लोग तो बहुत ज्यादा घबरा गए और अपना फेस कवर तरह की हाईलाइट देखकर बहुत सारे लोग इंटरनेट के ऊपर एक्टिव हो गए और कमेंट कर कर अजीब अजीब तरह के अनुमान लगाने लगे। हालांकि किसी को भी अनुमान नहीं था कि यह सभी लोग ग्रुप आर्टिस्ट की तरह रेहान की फिल्म में शूटिंग के लिए आए हैं, क्योंकि अगर उन लोगों को यह बात पता होती तो शायद उन लोगों की आंखें हैरानी से बाहर निकल आती। पूरा आसमान आज इतने सारे लोगों से चमक रहा था जब रमेश जी इतने सारे लोगों को एक साथ रेहान की बताई हुई लोकेशन के ऊपर बात पर लेकर आया। इस वक्त फिल्म स्टूडियो सिटी में जो लोग नाइट शिफ्ट कर रहे थे उनको छोड़कर बाकी सभी लोग काम कर रहे थे और बाकी लोगों को अभी काम शुरू करना बाकी था। तन्हाई फिल्म स्टूडियो एंट्रेंस गेट जो अभी तक एकदम शांत था, वह जैसे ही रमेश जी और उसके बाकी साथी पहुंचे तो पहुंचते ही वो लोग एंट्रेंस गेट के ऊपर रोड साइड रेक्टेंगल लाइन बनाकर खड़े हो गए। उसी वक्त बहुत सारे क्रू मेंबर्स जो सोकर उठे थे और प्रोडक्शन के लिए स्टूडियो जा रहे थे। जैसे ही हम लोगों ने गेट के ऊपर स्पार्क पावर से रेस इतने सारे लोगों को देखा तो सबको सुबह जगते ही अपनी मौत देखकर एकदम से डर लगने लगा। रोजाना ये सभी लोग बहुत जल्दी सकते थे, इसलिए इन लोगों को सुबह सुबह आंख खोलने में बहुत जोर आता था। फिर भी जब इन लोगों ने 2000 लोगों को एक साथ वहां पर देखा का पूरा शरीर पसीने से भर गया। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था जो सीन वो लोग अभी देख रहे था। सभी लोग एंट्रेंस गेट के ऊपर ही खड़े हो गए। किसी में भी फिल्म स्टूडियो सिटी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। हे भगवान, यहां हो क्या रहा है? क्या यह सिचुएशन बहुत ज्यादा डरावनी नहीं है? क्या चल रहा है यहां पर? क्या तन्हाई? फिल्म स्टूडियो को सील कर दिया गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता। यह तन्हाई फिल्म स्टूडियो सिटी मिस्टर अमन की फैमिली प्रॉपर्टी है। किसमें इतनी हिम्मत होगी जो इस फिल्म स्टूडियो सिटी को सील करेगा? ये आदमी जिन लोगों ने काले कपड़े पहने हुए हैं, इन लोगों में कुछ तो अलग बात है। एक बार अगर इन्हें देख लो तो तुम भी कहोगे कि यह लोग अच्छे लोग नहीं हैं। यह कहना मुश्किल लग रहा है
कि ये लोग यहां पर मुश्किल खड़ी करने आए हैं। किसी भी क्रू मेंबर में अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। वे लोग बस आपस में कानाफूसी कर रहे थे और अनुमान लगा रहे थे कि इतने सारे लोग यहां पर क्या करने आए होंगे। तभी अमन, जो अभी तक सो रहा था, वह अपने सब ऑर्डिनेंस के फोन कॉल की वजह से सुबह सुबह जल्दी उठ गया। उसने फोन उठाते ही दूसरी तरफ अपने सब ऑर्डिनेंस को कहा, सुबह सुबह तुम मुझे फोन क्यों कर रहे हो? इतनी सुबह मेरी नींद खराब करने का परिणाम जानते हो? अगर तुम जो बोलने जा रहे हो वह बहुत जरूरी नहीं हुआ तो तुम तैयार रहना। मैं तुम्हें ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि तुम दोबारा मुझे इतनी सुबह कॉल नहीं करोगे। अमन की बात सुनकर उसके सब ऑर्डिनेंस ने घबराते हुए उससे कहा, रेहान, अमन, कुछ बहुत गलत हुआ है। कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। हमारे फिल्म स्टूडियो के एंट्रेंस गेट को 2000 लोगों ने, जिन्होंने ब्लैक यूनिफॉर्म पहनी हुई है, घेर लिया है। प्रोडक्शन के क्रू मेंबर्स जो फिल्म स्टूडियो सिटी के अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे, वह सभी लोग डर के मारे बाहर ही रुक गए हैं। किसी में भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं है। अपने सब ऑर्डिनेंस से इस तरह की न्यूज सुनने के बाद अमन को ऐसा लग रहा था जैसे वह भी नींद में ही है और पूरी तरह जगह भी नहीं है। अमन ने गुस्सा करते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम सच कह रहे हो? किसमें इतनी हिम्मत आ गई कि वह मेरे प्लेस के ऊपर आकर मुसीबत खड़ी करें? मैं अभी आता हूं और देखता हूं कि क्या हो रहा है। इतना कहने के बाद अमन जल्दी से अपने कपड़े पहनकर बाहर आया। किस वक्त तक रेहान पहले ही जग गया था। जैसे ही उसने अपने चीफ सिक्योरिटी गार्ड विमन का मैसेज देखा कि वे लोग पहुंच चुके हैं, तो रेहान सभी लोगों को स्टूडियो सिटी की तरफ आने के लिए बोलकर जल्दी से उस स्टूडियो के लिए निकल गया। जब रेहान और उसके बाकी क्रू मेंबर फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्शन गेट के ऊपर पहुंचने ही वाले थे, तो तभी उन्हें रियलाइज गड़बड़ तो जरूर है। वैसे तो हमेशा ही उस फिल्म स्टूडियो के एंट्रेंस गेट के ऊपर बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते हैं, पर आज कुछ ज्यादा ही थे और सबसे बड़ी बात, वहां खड़े हैं। ज्यादातर लोगों के चेहरे पर शॉक अंग एक्सप्रेशन थे, जैसे उन लोगों को कुछ ऐसा दिख गया हो जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा डर गए हो। वहां खड़ा हर इंसान डर के मारे खरगोश की तरह छिपकर खड़ा हुआ था। जैसे ही वह लोग एग्जैक्ट एंट्रेंस गेट के ऊपर पहुंचे, तब जाकर रेहान को रियलाइज हुआ कि 2000 बॉडीगार्ड वहां पर पहुंच गए हैं। रेहान को कोई आइडिया नहीं था कि वह लोग यह कपड़े पहनकर आएंगे। उन सबके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल किसी खूनी की तरह थे, जैसे वे लोग अभी मर्डर करके आए हो। मुझे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो तुरंत अपना चाकू निकालकर किसी के भी पेट में घुसा देंगे, जिन लोगों को वे पसंद नहीं करते। इतने सारे आर्मी सोल्जर्स को एक जगह पूरे जोश के साथ और गुस्से के साथ देखकर वहां खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। और रेहान को भी लगा कि इन लोगों का ऐसा रूप देखकर सच में किस्म हिम्मत होगी जो वह अंदर जाएगा। जब रेहान ने यह नजारा देखा तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। जब उसने सोचा कि उसने अभी तक रमेश जी और बाकी लोगों को यहां बुलाने का असली मकसद नहीं बताया था, जिसकी वजह से शायद उन लोगों को बहुत ज्यादा गलतफहमी हो गई थी। जैसे ही रेहान गाड़ी रुकने के बाद उससे बाहर आया तो उसकी नजर अमन पर पड़ी, जो भागते हुए बहुत जल्दी में उन्हीं की तरफ आ रहा था। अमन दौड़ते दौड़ते ही चिल्लाते हुए कह रहा था, रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, मुझे आने के लिए जगह दो। मैं भी तो देखूं किसमें इतनी हिम्मत आ गई जो वह यहां पर आ गया। कौन है जिसमें चीते जैसा जिगर है और इस आइलैंड के मालिक से पंगा लेने की हिम्मत है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एंट्रेंस गेट के ऊपर इकट्ठा होकर बाकी लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करने की? हालांकि जैसे ही अमन पास में आया और भीड़ को साइड में कर उसने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड को वहां पर देखा तो वह एकदम से हक्का बक्का रह गया। उससे कुछ भी बोलता नहीं बन रहा था। शायद उसे भी अब डर लग रहा था। तभी उसे देखकर रेहान ने उसे ग्रीट करते हुए कहा, आज तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी जग गए। अमन ने